ह्यूमन बिहाइंड द हेलमेट। अरे ह्यूमन बिहाइंड द हेलमेट मतलब इंसान जो पर्दे के पीछे छुपा हुआ है, इसका रखना है टॉपिक या नहीं रखना है? अंशुमन भाई अब अपना सिटिंग पोस्चर ठीक कीजिए। हाँ बिल्कुल भाई आप भी। ओके लेट्स फोकस ऑन द स्क्रिप्ट एंड लेट्स फोकस ऑन द शो। Every journey has a trail of stories. Every story has a potential to be a book. Light, camera, action. वेलकम दोस्तों, ये है हमारे सफ़रनामे की शुरुआत। आज हमारे साथ हमारे बहुत ही पुराने मित्र स्पेशल गेस्ट बुल्लू हैं। मैं उनका पूरा नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये सवाल मैं आपके सामने उनसे पूछना चाहता हूँ। बुल्लू भाई, ये आगे बाइकर कैसे लगा? रेसर क्यों नहीं, फाइटर क्यों नहीं, बाइकर कैसे बन गए आप? क्योंकि मैं बाइकर हूँ, रेसर तो हूँ नहीं। हाँ। तो बाकी फाइटर तो हो नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं? आप तो तब से हैं जब से इन्फ्लुएंसर की परिभाषा कोई नहीं जानता था। बिल्कुल बिल्कुल, उससे भी पहले। तो आज हमारा जो सफ़रनामा है वो लोगों के पीछे की कहानियाँ लेके आएगा। वी आर गोइंग टू ब्रिंग स्टोरीज ऑफ पैशन एंड पीपल। पर्दे के पीछे की कहानियाँ बहुत ही स्पेशल इनिशिएटिव है। इट्स वेरी क्लोज टू आवर हार्ट एंड बुल्लू हमारे पहले गेस्ट हैं, बुल्लू बाइकर, बुल्लू पटनायक। बुल्लू, ये बताइए, अगर आपको कोई लिफ्ट में कभी मिलेगा पुराना दोस्त, राइट, कॉर्पोरेट कैरियर से निकला हुआ, कभी टकरा गया, तो आज की नई पहचान क्या बताओगे आप उसको? अगर कॉर्पोरेट से कोई मिलता है, हाँ, तो ऐसा ही कि लकीली मेरे जितने सारे कॉर्पोरेट फ्रेंड्स थे वो सब अभी भी मुझे फॉलो करते थे। उनको सब कुछ पता है, सब पता है। मतलब मैंने क्या किया, कहाँ गया, वो मिलते ही बोल देते अरे वो भी देखा मैंने, सीरीज देखा। तो लगभग 12-15 साल हो गए छोड़े हुए कॉर्पोरेट। हाँ, एटलीस्ट 15 साल हो गए। ओके, सो बुल्लू भाई, जब उस ज़माने में जहाँ पर इंस्टाग्राम का रेज नहीं था, रील्स नहीं थी, इन्फ्लुएंसर का कोई आइडेंटिटी नहीं थी, कैसे आपको लगा कि ये जगह मेरे लिए हो सकती है? कुछ तो रहा होगा, कहीं कुछ ऐसा बोध हुआ होगा, वो थोड़ा बताएं हम लोगों को। सो अंशुमन भाई, ऐसा है कि ये तो हम लोग यूट्यूब वाली कहानी अभी देख रहे हैं। सो मैं जो है ना 2006-07 के आसपास मेरा एक वेबसाइट होता था। तो मैं उड़ीसा वेबसाइट, हाँ। अरे, और वो वेबसाइट जो है हमारे उड़ीसा का सबसे हाईएस्ट विजिटेड वेब पोर्टल होता था। तो फुल उड़ीसा के नाम से हम एक पोर्टल चलाते थे। तो मैं पहला वो इंसान था जो उड़िया फिल्म्स को ऑनलाइन लेके गया था। उससे पहले कोई ऑनलाइन एग्जिस्टेंस नहीं होता था, मतलब ना कोई आपको फोटोज़ मिलेगा, ना वो गैलरी मिलेगा, ना आपको कोई म्यूज़िक मिलेगा, कुछ भी नहीं था। तो हमने अपने पोर्टल में पहली बार जो जितने मूवीज़ होते थे ना उनके लिए ऑफिशियल वेबसाइट बनाते थे। तो हमारे वो फुल उड़ीसा के अंदर एक हम सब डोमेन क्रिएट करके उनकी जो कंटेंट है वो वहाँ पे होस्ट करते थे। उसी में ही सारे लोग जो बाहर लोग हैं वो लोग म्यूज़िक सुन पाएंगे, तो ये सब करते हैं। तो तब भी मुझे उतना ही लोग पहचानते थे जितना अब है। तब भी मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, जैसे बहुत सारे टीवी चैनल्स में आया हूँ, इंटरव्यूज़ में आया हूँ, बहुत सारा वैसे हूँ। और दूसरा ना थोड़ा सा पेज 3 कैरेक्टर भी था। सारे हमारे जो दोस्त थे वही एक्टर्स थे, एक्ट्रेसेस थे, फिर हीरो डायरेक्टर्स थे, प्रोड्यूसर्स थे। तो ऐसे पेज 3 कैरेक्टर था। बीच में 1-2 साल मैंने भुवनेश्वर में था, तो तब पूरा लाइफ पूरा वैसे ही था, पार्टी वार्टी वैसे ही सब था। तो तब भी लोग जानते थे। फिर उसके बाद जो है, देखिए क्या होता है ना, मीडियम्स हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे तब था वेबसाइट की ज़माना, उससे पहले अगर आप देखोगे मैगज़ीन की टाइम होता था। फिर वेबसाइट्स के बाद आ गया ब्लॉग का ज़माना, जो ब्लॉगिंग लोग लिखते थे। वेबसाइट क्या होता था ना कि आपको प्लान करके होस्ट करके आपको करना पड़ता है। यू नीड हेल्प ऑफ वेब डिज़ाइनर्स, डेवलपर्स, वो सब चाहिए। फिर वर्डप्रेस ये सब आ गया जिसमें लोग खुद ही अपना ब्लॉग को होस्ट कर पाएंगे। बिल्कुल, तो वो सब चलने लगा। उसके बाद धीरे धीरे जो है ना फोटो पोस्ट पे शिफ्ट हुआ, जैसे ऑर्कुट, फेसबुक ये सब आया जिसमें लोग फोटो पोस्ट डालने लगे। तब भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि कोई अपना वीडियो रिकॉर्ड करके डालेगा। फिर धीरे धीरे ये ट्रांजिशन होने लगा। फिर टिकटॉक आया, फिर यूट्यूब। एक्चुअली यूट्यूब से पहले भी आई रिमेंबर एक वीडियो स्पेस या कुछ तो एक था। यूट्यूब से पहले भी बहुत सारे वीडियो प्लेटफॉर्म्स थे। बिल्कुल, बट वो टाइम पे क्या है ना, वो सब हिट कभी नहीं हुआ। उसका रीज़न ये था कि बैंडविड्थ इंडिया में बहुत एक्सपेंसिव होता था। जब जियो ने फ्री इंटरनेट लॉन्च किया उसके बाद यूट्यूब का कहानी बना। तो मेरा जो चैनल है वो उससे बहुत पुराना है। तो ये जो जैसे हमारे मूवी इंडस्ट्री का भी कुछ कंटेंट अभी भी है जो मतलब 15-20 साल पुराने की कंटेंट है, तो तब से है।
फिर राइड तो मैं शुरू से करता हूँ। अब लद्दाख मेरा पहला जो लद्दाख था 2003-2004 उस टाइम से मैं कर रहा था, तो लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं हो पाता था क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि यार फोटो वीडियोस लेके रखना Platforms नहीं थे। और 2003-4 में क्या ना, इवन फोटोग्राफी ऑल्सो वाज एक्सपेंसिव कि आपको वो जो कैमरा रोल के साथ लेना पड़ता है। सो फोटोज वुड बी लाइक यू हैव टू बी वेरी कैलकुलेटिव कि क्या फोटो लेना है। 36 का वो प्रिंट का वो आता था, तो आपको बहुत सिलेक्टिव होना पड़ता है कि पूरा जर्नी में मुझे एक उसमें आ जाना चाहिए, एक रोल तो ऐसे होता था। 2 रोल होना चाहिए, बिल्कुल। तो राइड्स होता था। फिर धीरे धीरे 2017 को हम लोग शिफ्ट किए यूट्यूब पे, बिकॉज वी थॉट कि यार जो कंटेंट हमने बनाया है, कुछ फोटोज वीडियो जो है उसको अभी हार्ड डिस्क से हार्ड डिस्क कैरी हो रहा था। तब कॉन्सेप्ट ऐसा था कि देखिए 2014 में भी मेरे पास कैमरा था, लेकिन कैमरा ऑन करता था इधर मेमोरी कार्ड खत्म नहीं तो यार बैटरी खत्म, इन दोनों में से जो होगा वही है ऑफ। ऑफ का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, ऑन करो और भाई ऑफ हो गया, डेड हो गया, बंद हो गया, फिर वो कंटेंट लाके सेव करके रखो। लेकिन वो बाद में कभी हिम्मत नहीं होता था इतना कंटेंट देखने के लिए। बिल्कुल। इसलिए यूट्यूब हमारे लिए अच्छी बात ये हुआ कि हम एडिट करके शॉर्ट वर्जन जो है वहाँ पे। सो पहले मैंने यूट्यूब इसलिए शुरू किया बिकॉज आई वांटेड स्टोरेज। ये घर पे इतना जगह नहीं था कि भाई मेमोरी कार्ड में रख। अच्छा, मतलब कहानी ही अलग है, कहानी पूरी अलग है। अरे तो हमें चाहिए था कि भाई फ्री में स्टोरेज रहेगा, तो वहाँ रख रहे थे। अब लोग देखने लगे, हमें तो कभी पता नहीं था कि लोग यूट्यूब पे आके देखेंगे हमारे वीडियोस। बिल्कुल। तो फिर वैसे होते होते हो गया। फिर लोग जो टिप्स ट्रिक्स ये सब पूछने लगे। एंड राइडिंग कम्युनिटी में तब भी रेस्पेक्ट होता था बिकॉज बहुत पुराने राइडर्स है, बहुत सारे राइड्स किए हैं। सो वो रेस्पेक्ट जो है कैरी हुआ धीरे धीरे यूट्यूब पे। ऐसे चला अपना जर्नी। तो मतलब हमने तो सोचा था कि हम पर्दे के पीछे की कहानियां लेके आएंगे, हाँ। पर आज मुझे 8 साल हो गए आपको जानते हुए, और ये कहानी, ये पहलू तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। बिल्कुल। एंड एक्चुअली यू वर द फर्स्ट मूवर्स, मतलब जिसने देखा कि क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या मैं जाना चाहता हूँ। उस जमाने में आपने इतना सोच के इतना स्पेस क्रिएट किया। अमेजिंग, दैट्स रियली अमेजिंग टू नो। नाउ बुल्लू भाई, अब क्योंकि हम ऑब्वियसली आपके व्यूअर्स तक भी जाएंगे, कौन सी ऐसी बात है आपकी जो आप दिखाते हैं और वो सच है? मतलब आपकी पर्सनालिटी या आपका कोई ऐसा व्यक्तित्व जो आप दिखाते हैं और आज आप जब बताएंगे तो पता लग जाएगा कि यार बुल्लू के मामले में ये बात तो बिल्कुल सटीक है। देखो ऐसा है कि अंशुमान भाई, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आज के डेट पे यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करते हैं, कुछ ना कुछ उनकी खासियत होती है। सो सब में अगर देखोगे कुछ ना कुछ क्वालिटी रहता है। जैसे कोई देखने में बड़ा अच्छा है, अपने आप को बहुत अच्छा प्रेजेंट करता है, कुछ लोगों की स्किल्स बहुत अच्छा है, कुछ लोग अच्छा कॉमेडी कर पाते हैं, और कुछ लोग मान लो कि कोई टाइप के स्पोर्ट को भी सपोर्ट करते हैं, वो ऐसा है। सो मेरा ऐसा ही कि यार मुझे लगता है कि लोग जो है ना मुझे कनेक्ट करते हैं कि एज इफ आई एम एन एल्डर ब्रदर। ऐसा नहीं कि मेरा खाली बच्चे ही देख रहे हैं कंटेंट, मुझसे भी बहुत जो ज़्यादा एज के लोग भी देखते हैं, वही मुझे बुल्लू भाई ही बुलाते हैं। सो क्या होता है ना, एक उनको ये लगता है कि भाई ये जो बंदा है ना ये हमारे फैमिली में से है, ऐसे कोई सेलिब्रिटी टाइप या फिर कोई ऐसे कोई हीरो वैसा नहीं है। तो उनको लगता है कि भाई हमारे भाई जैसा है, तो उनको लगता है कि यार कोई सवाल पूछना है हम बेझिझक होके पूछ सकते हैं। और दूसरी बात क्या है ना, एक सिंपलिसिटी एक बहुत मैटर करता है। जैसे हम क्या है ना अपने रियल लाइफ में भी सिंपल है, और वही सिंपलिसिटी जो है हम ऑनलाइन में रखते हैं। किसी को कभी हर्ट करने वाला बात नहीं करते, ना रियल लाइफ पे ना ये पे, एडजस्ट है बस। तो ये जो कैरेक्टर है, जो सिंपलिसिटी वाली कैरेक्टर, एक उसके साथ एक ऑनेस्टी भी आता है। यही एक रीजन है जिसकी वजह से लोग पसंद करते हैं देखने के लिए। बुल्लू भाई, मैं एक बात बताना चाहूँगा। 8 साल हो गए मेरे ख्याल से, जब मैंने आपको 2019 में कनेक्ट किया था। हमने बिजनेस 2018 में शुरू किया था। तब मैंने समझ लिया था कि शायद हमको कम्युनिटी का आउटरीच करना चाहिए, क्योंकि हम ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में थे। तब से आज तक आपने जो हमको बोला है वो कमिटमेंट सारे हैं अपनी जगह पे। आपकी ऑनेस्टी हमेशा आगे आई है, और मेरे ख्याल से जो ये कनेक्ट होता है लोगों के साथ, वो ऑनेस्टी और ट्रस्ट की वजह से सामने आता है। बिल्कुल। और दूसरी बात है कि इंसान आप देखोगे कि जो 2019 में जो था एग्जैक्टली वो सेम बातें, देखो ये करो, सब कुछ सेम। ऐसा कोई नहीं कि बहुत चेंज हो गया। देखो लाइफ में चीजें तो बदली है। तब नेक्सॉन से आए थे, नेक्सॉन के बाद फिर हमने अल्काजार किया। अल्काजार किचन में बहुत सारे गाड़ी, अरे नेक्सॉन किया, फिर हमने आपका गोल्डविंग किया, फिर हमने अफ्रीका ट्विन किया, फिर आपका हमने अल्काजार किया, फिर बजाज चेतक अभी रिसेंटली किया, फिर कॉमेट किया, फिर एरोक्स किया, और फिर अभी लेटेस्ट XCV 9E। उससे पहले स्कॉर्पियो भी किए, स्कॉर्पियो रेड, कार्बन फाइबर के साथ। बिल्कुल 9 साल तो अपने गिना, लेकिन गाड़ियां ज्यादा है। वो होता रहता है क्योंकि शौक चीज है।
तो क्या होता है ना, और तो कुछ आदत नहीं है लाइफ में जहाँ पे पैसे खर्च कर सकते हैं, तो बस आदत यही है कि मोटरसाइकिल। और मैं एक बात बताना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को भी कि हम इस कम्युनिटी में हैं, हम वी कनेक्ट लॉट ऑफ पीपल, बट उनमें से आज तक जो हमेशा अपफ्रंट रहा, अपनी चीज़ों को सामने उसने बताया और उसको उस पर कमिटमेंट को कायम रखा, ही इज़ वन ऑफ देम। आई हैव गॉन टू पीपल फ्रॉम चेन्नई, फ्रॉम मैसूर, but I mean I have to give it to him that he is so trustworthy and so true to his profession. बुलू भाई वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, कोई एक ऐसी चीज़ बताएं जो आजकल की जनरेशन जब आपका वीडियो देखेगी तो शायद गलत समझ लेगी आपके बारे में कि ये सच्चाई नहीं, ये आदमी झूठा है। कोई ऐसा आपको लगता है, ऐसा इंप्रेशन जाता हो जब आप कंटेंट करते हो? कई बार आपको लोग रीच करते होंगे, न्यू जनरेशन जेन जी, तो क्या उनको ऐसा कोई इंप्रेशन जाता होगा जो आपके हिसाब से पूरा गलत होगा? मुझे लगता है कि ये एक ही चीज़ पे हो सकता है। जैसे क्या होता है ना, कभी कभी हम मोटरसाइकिल्स को इवैल्यूएट करते हैं, तो मैं जब भी मोटरसाइकिल के बारे में कुछ रिव्यू या कुछ सोचता हूँ ना, मैं थोड़ा सा ना राइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर जैसा नहीं सोचता हूँ। मुझे हमेशा लगता है कि अगर ये मोटरसाइकिल मैं खरीदूंगा, अभी तो ऐसा है कि कोई भी मोटरसाइकिल अफोर्डेबल है, इजीली खरीद लेते हैं, लेकिन अगर यही चीज़ 10-12 साल या 15 साल पहले अगर मैं ये मोटरसाइकिल खरीदता, तो ये मेरी लाइफ की बहुत बड़ी सेविंग्स इस पर लगने वाला है या फिर लोन वोन करके लगाने वाला हूँ। बिल्कुल। तो अगर इसमें कोई चीज़ गलत है और मैंने वो छुपा लिया और किसी और ने खरीद लिया, जिसके लाइफ में वही से सिचुएशन है कि उसने डाउन पेमेंट दे के फिर EMI भर के खरीदेगा, तो उसके ऊपर क्या वो आएगा। तो मैं ना हमेशा लोगों के वो जूतों के अंदर जाके वो अपना ओपिनियन दे देता हूँ कि नहीं यार ये इसमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो बता देता हूँ। लेकिन उससे क्या होता है ना, बहुत सारे जो नए लोग हैं, जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, वो लोग फिर ओपिनियन डेवलप कर देते हैं कि यार ये तो इस ब्रांड का हेटर है या फिर इस बाइक का हेटर है, ये तो, या फिर इसको पैसा नहीं मिला इसलिए ख़राब बोल रहा है। अंशुमन भाई, ऐसे कभी नहीं होता है कि कोई ब्रांड आपको पैसा नहीं देता है तो आपको ख़राब बोलना है, क्योंकि आपको अगर कोलैबोरेशंस लाइफ में करनी है ना, जो आपके साथ नहीं आता आपको उनके बारे में सोचना नहीं है। बिल्कुल। ऐसे नहीं कि उनके लिए नेगेटिव कंटेंट बनाना है, वो तो आपने खुद के लिए नेगेटिव बना रहे हो। लेकिन एक बाइक जो है ना, जो खरीदता है वो बंदा बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी से खरीदता है। बहुत सारे लोगों के लिए ड्रीम बाइक होता है। हम लोग सोचते हैं कि ड्रीम बाइक जो है सुपर बाइक्स होता है, बट बहुत कम लोग हैं जिनके लिए ड्रीम बाइक सुपर बाइक होते हैं। वो शायद ऑलरेडी कुछ बाइक्स चला रहे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार अपना लाइफ में बाइक लेना चाहते हैं, और उनके लिए हमारा ओपिनियन बहुत मैटर करता है। तो इसीलिए जब वो आप बातें करते हो तो कुछ लोग उसमें से एज्यूम करेंगे कि भाई ये तो खराब बोल दिया, इसको अच्छा बोला नहीं, खराब बोला। ये एक मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जज करेंगे, बट ऐसा मैंने देखा कि बहुत सारे उनमें से भी लोग समझ जाते हैं कुछ दिनों के बाद, फिर वो लोग जुड़ते जाते हैं। सेकंड एक ओपिनियन क्या होता है, जैसे मान लो मैं कैसे टाइप की रिव्यू करता हूँ, मैं मोटरसाइकिल लेता हूँ, चलाता हूँ, बहुत लंबे लंबे ट्रिप्स करता हूँ, उसके बाद ओपिनियन देता हूँ। तो शुरू में जब आप एक बाइक लेते हो, हमेशा आपको अच्छा ही दिखेगा, क्योंकि आपने नया बाइक लिया है, बिल्कुल सब कुछ अच्छा अच्छा रहेगा, तो आप अच्छा बोलते रहते हो। फिर जब बुराई दिखने लगा तभी तो आप बुराई बातें करोगे। फिर लोगों को लगा अरे देखो यार पहले अच्छा अच्छा बोला, अभी जो है बुरा बोल रहा है, तो शायद इसको फिर वही है कि इसका शायद कंपनी के साथ नहीं जम रहा है, कुछ हो रहा है। बट ये ना, ये एक लाइफ है। ये मोटरसाइकिल खरीद के उसके बारे में बात करना भी एक ओनरशिप रिव्यू देना इज अ लाइफ, कि अच्छाई भी आएगा बुराई भी आएगा, अनलेस एंड अनटिल यू राइड इट मोर यू विल नॉट नो। रिव्यूज जनरली क्या होता है ना, मार्केट में जो रिव्यू करते हैं वो 1-2 घंटा 4-5 घंटा चला के मोटरसाइकिल के बारे में इतने सारे इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, लोगों को लगा भाई यही एक्सपर्ट है। लेकिन एक्चुअल में एक मोटरसाइकिल को समझने के लिए आपको मिनिमम 1 वीक चाहिए। बुल्लू भाई, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, आज भी आपके कई फॉलोअर्स हमारे पास आते हैं। अगर वो 10 फॉलोअर्स हमसे कनेक्ट करते हैं, उसमें 7-8 बाइक ओनर्स होते हैं। हाँ। और वो एक इंटरसेप्टर से लेकर 900 सीसी से लेकर 1300 सीसी का भी बाइक ओनर हो सकता है। हाँ। और उसमें कहीं ना कहीं 70-80% लोगों ने आपको टच किया होगा। बिल्कुल। एंड दे रियली बिलीव यू, हाँ। बिकॉज यू कम अक्रॉस विद जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। आप ये नहीं बोलते कि यार, जैसा आपने बोला कि मेरा कोई इंटेंट अंदर से खराब नहीं है, बिल्कुल वही। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई 5 लाख लगा रहा है या 15 लाख लगा रहा है या 20 लाख लगा रहा है, उस मनी की वैल्यू क्या है? और अंशुमन, मैं एक और चीज बताऊंगा आपको। देखो, अभी इसके लिए मेहनत भी लगता है। तो अभी देखो, जैसे अभी 350cc KTM एडवेंचर आया था, तो उसको रिव्यू के लिए हमें बुला रहे थे, तो एक मंडे को बोले कि आने के लिए, तो मैंने उनको ऑप्शन दिया कि यार अगर रिव्यू करना है, बिकॉज इट्स अ वेरी पॉपुलर बाइक और थोड़ा अफोर्डेबल भी हो गया है, तो बहुत सारे लोगों को अपीयर करेगा।
तो इसलिए मैंने क्या किया, उसको यहाँ से लेके पूरा कन्याकुमारी टू कश्मीर ये पूरा राइड करके आया। अब ये राइड पूरा 45 डिग्री पे मैं चल के जा रहा था, इतना ज़्यादा गर्मी। बट क्या होता है ना, जब आप ऐसे राइड्स करते हो ना, यहाँ से जो ट्रस्ट बिल्ड भी होता है। लोग बोलते हैं कि यार इसने इतना चलाया, 7000 किलोमीटर चला के फिर रिव्यू शेयर किया है। सो आई थिंक वहाँ से जो है लोगों की परसेप्शन जो है चेंज होता है। बट बुल्लू भाई, अगर मैं सोचूं, कौन आज के टाइम में एक इन्फ्लुएंसर इतना रियलिस्टिक होके जाके किसी चीज को टेस्ट करेगा? नहीं करेंगे, नहीं करेगा। अरे टाइम भी, एफर्ट सब कुछ लगता सब है वो उसमें, कहीं और किसी अपीयरेंस में जाएगा, कहीं किसी के साथ कोलैब कर रहा होगा। सो दैट्स आई वुड ऑलवेज से अबाउट यू, दैट्स समथिंग व्हिच वाज वेरी स्पेशल। नहीं, वो तो अंशुमन भाई इसलिए क्योंकि मैं बाइकर पहले और क्रिएटर बाद में हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है करने में। आई लाइक राइडिंग। तो ये जब आप बोल रहे हो तो कब आपको ऐसा लगा कि अब ये बाइकर को क्रिएटर बनना है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि अराउंड 2017 के आसपास तो ऐसे हो कि वो कंटेंट को यूट्यूब पे डाल रहे थे। अब वहाँ से ऐसे हो गया कि भाई वो व्यूज आने लगा। फिर पहले तो मुझे लगता था कि अरे व्यूज जो नंबर दिखा रही है ये तो रैंडम नंबर है, ऐसी मतलब उठता रहता है। फिर बाद में मुझे पता चला भाई एक्चुअल लोग है, मतलब 1000 व्यू, मतलब 1000 लोग अक्रॉस इंडिया आर वाचिंग इट। तो फिर तब क्या हुआ ना, कमेंट्स आने लगा कि यार मुझे थोड़ा ये जानना है, मुझे लद्दाख की ट्रिप करना है, मुझे ये बाइक लेनी है। सो लोगों ने जो सवाल पूछा उसको लेके मैंने फिर क्रिएट करने लगा कंटेंट, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सेम सवाल रहता था। फिर जब मैंने वो वीडियोस बनाए उसमें बहुत ट्रैक्शन आया। तभी मतलब मुझे अच्छी तरह से याद है, आजकल तो हम लोग सब्सक्राइबर मीटअप्स कॉल कर रहे हैं। तो मेरा पहला सब्सक्राइबर मीटअप था, 3000 सब्सक्राइबर मेरे पास थे। आई डिसाइडेड दैट टाइम कि मैं भी एक K2 के उस टाइम पे करूंगा, इसको कवर करूंगा। और मैंने एक मीटअप कॉल किया था कोरमंगला में, 100 लोग आए थे। आज के डेट पे अंशुमन भाई आपका 5 लाख भी सब्सक्राइबर है ना, 100 लोग नहीं आएंगे। बिल्कुल। लेकिन तब 100 लोग आए थे एंड नो वन हैड अ कैमरा और एनीथिंग, एवरीवन लाइक कि बातें करेंगे, देखेंगे, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ऑल दैट। तो थोड़ा वैसे हो गया, ये सब आपको बूस्ट करता है कंटेंट बनाने के लिए। मतलब वो जो कहावत है कि शेर को खून लग गया, वो 2017 के आसपास, 17-18 में आपको YouTube में लगवा दिया था। बिल्कुल व्यूअर्स ने। बिल्कुल। और बहुत सारे क्रिएटर्स जो है ना इसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। सो आपको बैलेंस करना है। जैसे देखो मैंने K2K का ट्रिप लगाया, अब उसी महीना जो है मेरी डॉटर का जो है समर वेकेशन शुरू हो गया, मतलब जून और मई जून में था। तो उसको भी कि पापा हम कहीं बड़ा ट्रिप पे जाएंगे। मैं आया, अपना लगेज वगैरह डंप किया, सब कुछ रख के नेक्स्ट डे फिर कार लेके मैं नॉर्थ ईस्ट निकल गया। सो ये एक बैलेंस हो गया, वहाँ 15 दिन ट्रिप, यहाँ 15 दिन ट्रिप। अब क्या ना, ये जो कंटेंट मैं बनाता हूँ मेरी फैमिली समझता है कि दिस इज अ वर्क, दे ट्रीट इट एज अ वर्क। ट्रिप सब कुछ कर रहा हूँ बट जो कंटेंट बना रहा हूँ, हाँ इट्स अ पार्ट ऑफ हिज वर्क। जैसे अभी हम लोग मान लो कि मैं कोई IT कंपनी में हूँ, कभी कभी मुझे US जाना पड़े, UK जाना पड़े, 15-20 दिन 1 महीने के लिए ट्रिप रहेगा, एग्जैक्टली वैसे ही ट्रीट किया जाता है। बोलू भाई, एक बहुत बड़ी चीज है, जब हमने बिजनेस शुरू किया था तो कॉर्पोरेट लाइफ से बिजनेस लाइफ, एंटरप्रेन्योर लाइफ में बहुत रिस्क लेना पड़ता है, एक लंबी छलांग लगानी पड़ती है। जब आपने आज से 12-15 साल पहले जब ये सोचा था तो वो कितना मुश्किल हुआ आपके लिए कि यार अब ये कंपनी की नौकरी छोड़नी है और अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाना है? तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं जब जॉब में था तब हैदराबाद में था। तो एक बार मुझे लगा कि भाई स्टार्टअप क्या सब लोग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तब करना क्या है वो पता नहीं है, मतलब रिवर्स ऑर्डर में चला, कुछ करना है, ठीक है। सो जॉब लाइफ में ऐसा लगता था कि यार ये जो काम मुझे पसंद नहीं है, तो इसके लिए मुझे इधर जॉब चेंज करना है, नहीं तो मुझे कुछ स्टार्टअप करना है। तो बाद में पता चला जब मैंने स्टार्टअप किया ना, वो जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है वो ज़्यादा करना पड़ता है। आप ये सोच लो कि जितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो आपको लग रहा होगा भाई ये सबसे बेकार डिपार्टमेंट है, उसको भी पकड़ के मतलब करना पड़ेगा। बेसिकली आप एक एम्प्लॉयमेंट छोड़ते हो लेकिन 10-12 एम्प्लॉयमेंट ऐड करते हो अपने लिस्ट में, और काम का कोई टाइम नहीं है। सुबह मतलब उठते ही शुरू, रात को सोने से बाद भी मतलब चलता रहेगा। तो ये है, छलांग डिफिकल्ट है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हर किसी को एक बार तो छलांग लगाना जरूरी है। बोलू भाई, आपकी जिंदगी की 3 यादगार राइड्स, ट्रिप्स जो आप शेयर करना चाहेंगे हम लोग के साथ? तो यादगार में ऐसा एक्चुअली हर राइड तो डिफरेंट काइंड ऑफ यादें लेके जाता है। मुझे लगता है कि कोई भी जो राइड होता है ना, राइड से ज़्यादा मैटर करता है कि आप किसके साथ राइड करते हो, ये बहुत मैटर करता है। तो जैसे मैं बताता हूँ कि लद्दाख का मैंने बहुत सारे राइड किया। अगर पहला राइड देखोगे, ऑफकोर्स जो भी जगह पे आप पहले बार जाते हो वहाँ पे एक अलग सा मेमोरी रहता है, क्योंकि आपको एक क्यूरियोसिटी रहता है देखने के लिए। बट मुझे याद है कि पहली बार मैं अपने वाइफ को लद्दाख लेके जाना चाहता था। अच्छा। तो ये थोड़ा टफ डिसीजन था, क्योंकि उससे पहले वाला साल का जो
हिस्ट्री ऐसा था कि मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल लेके गए थे ट्रिप पे और वो फेल हो गए हम लोग, ब्रीदिंग इशू आया, सबका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो, तो हमको वापस आना पड़ा। अब नेक्स्ट टाइम जब मैंने अपने दोस्तों को अप्रोच किया, सब मना किए, नहीं यार बुल्लू भाई और नहीं जा पाएंगे यार, लास्ट टाइम ऐसे हो गया, नहीं जाएंगे। फिर मैं बोला क्या करूँ, तो मैंने अपने वाइफ को पूछा कि चलते हैं। अब ये रिस्क जो है डबल है कि अकेले का खत्म नहीं कर पाया, वाइफ के साथ कैसे खत्म किया, लेकिन इट वाज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल राइड। बहुत अच्छा रहा। हम लोग इनफैक्ट उससे पहले वाली जो राइड था 2013 के आसपास था, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 500 मेरे पास था। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार आप आरी के ऊपर इतना गुस्सा क्यों होते हो, तो ये उसकी स्टोरी है कि हमारा सारे के सारे बाइक्स आरी थे और सारे के सारे बाइक्स में प्रॉब्लम था कुछ ना कुछ हो के फाइनल हम लोगों को वापस आना पड़ा। तो हमारा किस्सा 2013 से जुड़ा है। तो वो लेकिन नेक्स्ट ईयर पे मैं आके फ्रस्ट्रेट हो गया। मैंने बोला भाई इसको बेच के कुछ तो और ले लूंगा। मैंने बोला कि स्प्लेंडर ले लूंगा जो रिलायबल हो, जो लेके जाऊँ। फिर मैंने आके फिर क्योंकि मुझे वाइफ के साथ जाना था तो वैसे एक बाइक चाहिए जिसमें दोनों कंफर्टेबली बैठ सकते। फिर मैंने एक एवेंजर खरीदा, बजाज का एवेंजर आता था, बहुत कंफर्टेबल बाइक था। फिर उसको हमने लेके गया, पूरा ट्रिप कंप्लीट करके आया। सो दैट वाज अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस। इनफैक्ट इसको बहुत सारे पेपर वाले भी कवर किए थे, टेलीग्राफ ने भी किया था, क्योंकि उस टाइम पे क्या ना बहुत कम लोग होते थे जो ऐसे सोलो बिल्कुल अपने वाइफ के साथ निकल जाते हैं ट्रिप पे। तो वो था, वो एक मेमोरेबल है। दूसरा जो मेमोरेबल मुझे एक राइड के हिसाब से अगर मुझे मज़ा आया है तो वो दो राइड्स है। एक तो मैंने जब अपर मस्टैंग किया था, सो दिस इज अराउंड 2018-19 की बात है। एक्सपल्स पहले लॉन्च हुआ था, जस्ट लॉन्च हुआ था। मैंने एक बाइक खरीदा और लेके अपर मस्टैंग लेके गया था। ये राइड मेरा लाइफ में सबसे रिस्की राइड था, डेंजरस। मतलब वाटर क्रॉसिंग, इतना पानी पूरा बहा के ले, इतना स्पीड वो होता है, हम गिरते पड़ते पूरा उठ के जा रहे हैं। मिट्टी, मतलब इतना मिट्टी है, गाड़ी व्हील घूम ही नहीं रहा है ऐसे, अरे पूरा इतना टायरिंग है। मतलब हर दिन हम 30 किलोमीटर चला पाते थे। सुबह 7 बजे शुरू करेंगे, रात के 8-9 बजे हो जाएगा, इतना खराब रोड है। क्या बात। हाँ, तब मतलब आजकल बहुत सारे लोग जा रहे हैं क्योंकि चाइना ने रोड बना दिया नेपाल में बहुत। तब भाई क्रॉस हो ही नहीं रहा था, हर दिन ड्रेन्ड आउट, मतलब कंप्लीटली जो खाओगे 2 घंटे में खत्म, इतना कसरत होता था। बट दैट राइड वाज लाइक मेमोरेबल। हर दिन हमें मतलब सुबह क्लीन करेंगे सब, ये करके बट टिश्यू, शाम को पूरा कीचड़ पूरा भरा हुआ है। तो वो दोस्तों के साथ बहुत मेमोरेबल था अपर मस्टैंग राइड। अभी भी मुझे लगता है कि लाइफ का सबसे चैलेंजिंग राइड वही है। और उसके बाद मेमोरेबल जो रहा, अभी रिसेंट एक राइड किए थे हमने नेपाल। एक्चुअली हमारा क्या है ना, नेपाल की तरफ का राइड्स बहुत जो है बहुत एडवेंचरस हुआ है, क्योंकि नेपाल में एडवेंचर करने के लिए बहुत जगह है, रोड की कंडीशंस भी उतना अच्छा नहीं है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, ऐसा हुआ कि पहली बार मैं दोस्तों के साथ गया हूँ और वैसे ही ऑफ रोड मिला। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि समर की टाइम है और वहाँ गए तो बारिश, सारे के सारे बाइक फंस गए। हम धक्का लगा रहे, बाइक आगे मूव ही नहीं हो रहा है, हमको करना क्या है समझ में नहीं आ रहा है। सुबह 6 बजे शुरू किए, रात को 8 बज गया है, अंधेरा हो गया है और किसी के पास पानी नहीं है, खाना नहीं है। नीचे जाना है तो कम से कम 9 घंटे की जर्नी, ऊपर 3 घंटा। तो ये 3 घंटा कैसे करना है, हमें टेंशन आ रहा है। मुझे पहली बार लगा कि भाई शायद थोड़ा गलत कर दिया, कि इतना खतरा नहीं लेना चाहिए, पूरा फॉरेस्ट है और अंधेरा हो गया, कोहरा होता आ रहा है, बड़ा डेंजरस सा लगा भाई। वो तो मुझे याद रहता है, अभी मैं वैसे प्लान नहीं बनाऊंगा। तो ये 3 मेरा मेमोरेबल राइड्स है। जो आप बता रहे हैं ऐसा लग रहा है कि सारा मूवी से निकला हुआ स्क्रिप्ट है। बिल्कुल। अच्छा बुल्लू भाई, एक और चीज जो आजकल के यंगस्टर्स जिसके पीछे भागते हैं वो होती है फोटो अपॉर्चुनिटी। एक ऐसी राइड जिस पे आप बोलोगे अपने व्यूअर्स को कि यार ये ले लो, तुमको इतने फोटोग्राफ्स और इतने वीडियोस मिलेंगे कि तुम्हारा अकाउंट भर जाएगा। देखो वो राइड तो डेफिनेटली लद्दाख ही रहेगा, क्योंकि क्या होता है इसी की वजह से एक्चुअली लद्दाख ना एक एस्पिरेशनल राइड है कि हर कोई चाहता है कि मोटरसाइकिल जो भी चलाता है एक बार मैं लद्दाख जाऊं। क्योंकि लद्दाख में क्या होता है ना, हर 10 किलोमीटर में जो है सीनरी बदल जाता है और हर सीनरी अलग है। आप जितना फोटो लेना चाहो ले पाओगे। अभी तो ऐसा हो गया, हमारा इतना बार हो गया, मुझे कहीं फोटो लेने का मन नहीं करता। मुझे बस वो जोन में रहना अच्छा लगता है, क्योंकि ज़्यादा राइडर्स नहीं है, लोग ज़्यादा नहीं है, काम एंड क्वाइट, आप आपके साथ जो है एंजॉय करते हुए मोटरसाइकिल को लेके जा रहे हो। अच्छे क्वालिटी की रोड भी बन गया है, बट वहाँ ऐसा नहीं कि हर मोड़ पे आपको फोटोज लेना पड़ेगा। ऐसा है आधा से ज़्यादा टाइम आपका चला जाएगा फोटो उठाते। तो आई थिंक वो अभी भी लोगों के लिए मेमोरेबल है।
बुल्लू भाई वैसे तो आप ग्रुप के साथ भी जाते हैं, सोलो भी जाते हैं, बिल्कुल। बट सोलो राइड तो एक बहुत ही डिमांडिंग टास्क रहा होगा या रहता होगा, तो वो क्या सिखाता है या आपने क्या समझा है जब आप सोलो राइडिंग करते हैं? जैसे अभी आपने कन्याकुमारी से कश्मीर किया, तो वो क्या एक चीज है जिसपे अगर कोई सोलो राइड करना चाहे तो क्या अपने उसकी तैयारी होनी चाहिए और कैसे उसको अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए? तो देखो, सोलो राइड डेफिनेटली चैलेंजिंग है, बट सोलो राइड क्या होता है ना, आपको आपके लाइफ में टाइम देता है। क्या होता है ना, हम लोग रेगुलर लाइफ में क्या होता है, हम ना हमेशा डिपेंडेंट है कुछ ना कुछ। जैसे मान लो मैं अभी ऑफिस जाऊंगा, कोरियर वाला आएगा तो मुझे कोरियर के लिए वेट करना है। मान लो कहीं और मुझे पहुंचना, आपके यहाँ आना, आप मुझे टाइम दियो कि बोले भाई 2 बजे आ जाओ, पॉडकास्ट करना है। आई एम डिपेंडेंट कि भाई आपने 2 बजे बोला है, सो आई वाज लाइक रशिंग थ्रू ट्रैफिक कि मुझे कैसे पहुंचना है। बिल्कुल। ऐसे ही जब आप ग्रुप राइड करते हो ना, तो जितने भी लोग आपके साथ है सबके साथ टाइम मैच करके चलना पड़ता है। कोई सुबह जल्दी नहीं उठेगा, लेट उठेगा, कोई खाना मतलब बाथरूम जाता है बहुत लेट करता है, कोई बार बार सिगरेट स्मोक करने के लिए रुकता है, चाय पीने के लिए रुकता है, पानी बार बार पीता है, कोई रुकता भी नहीं है। और कुछ लोग तो ऐसे मेरे दोस्त है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, खाते नहीं है। मतलब मैं ऐसा हूँ कि भाई सुबह मैं ब्रेकफास्ट तो पक्का करूंगा, लंच वंच डिले कर लो जो, ब्रेकफास्ट तो मुझे चाहिए। तो अब क्या, ये बहुत सारे लोगों की आदत है कि राइड शुरू कर लेते हैं, आगे खाते हैं, यहाँ कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है। अरे भाई, राइड में कुछ अच्छा नहीं मिलता है, जो है वही अच्छा है। लेकिन लोगों को लगता है कि हर जगह भाई नेक्स्ट चलते कुछ अच्छा मिलेगा। उस चक्कर पे क्या होता है ना, बहुत बार आपको मिलता ही नहीं है कुछ, तो वो मुझे थोड़ा इरिटेशन होता है। सोलो में ये चीज बहुत बढ़िया है कि सोलो आपके अच्छा, और एक भी प्रॉब्लम है, बहुत सारे राइडर्स के साथ ना क्या होता है, वो टारगेट फिक्स करते हैं कि आज हमें ना यहाँ पहुंचना है। मैं उस चीज पर बिलीव नहीं करता हूँ। मेरा राइड ऐसा कि भाई मैं देखो, मैं अगर घर पे रहूंगा, मैं ऑफिस जाऊंगा, मुझे बहुत टेंशन ऑलरेडी है, मैं प्लान करके चलता हूँ। लेकिन राइड में मुझे टेंशन नहीं चाहिए। मैं सुबह उठूंगा, ये होटल से निकलूंगा, जहाँ पहुंचा शाम के 6 बजे तक, वहाँ जो भी मुझे होटल मिला मैं वहाँ चेक इन करता हूँ। ये मेरा राइड स्टाइल है। अगर आप मुझे बोलोगे नहीं यार और 100 किलोमीटर आगे है, थोड़ा खींच लेते हैं, ये खींचने का मुझे अच्छा नहीं लगता है कि रात भर अब चला रहे हो, ऐसा होता है। तो सोलो में ये एडवांटेज है कि आपने उठा, आपकी गाड़ी वाड़ी प्रिपेयर किया, आपका टाइम से निकल गए, जहां आपको मर्जी रुक सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, जहां नहीं रुकना, आपको लगना नहीं है और थोड़ा स्ट्रेच करते हैं, वो भी कर सकते हो। सो आप अपने मर्जी के मालिक रहते हो। लेकिन सोलो में एक ही इशू है कि थोड़ा डेंजरस हो जाता है। तो मैं जनरली लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि सोलो में आप जब ट्रिप करते हो ना, आप अवॉइड करो लोगों से बात करना। जैसे कोई दुकान पे आपने कुछ खाया पिया, कोई पूछ रहा है कि कहाँ से आया क्या नहीं, सब मिक्स्ड इन्फॉर्मेशन देना। सबसे बेस्ट है कि चुप रहना है। अगर आप रिजर्व रहोगे ना, लोग आपको गेज नहीं कर पाएंगे कि भाई इसके दिमाग में क्या चल रहा है। मतलब क्या होता है ना, सोलो राइड में ही प्रॉब्लम्स होता है। वो बंदा किसी को फोन करेगा, अरे एक लड़का जा रहा है यहाँ से यहाँ क्रॉस करके जाएगा, पकड़ो उसको। और भाई ये चोरी चारी बहुत होता है, मेरे साथ हुआ है। सो मेरा एक बाइक था 2003 के आसपास, वो पल्सर था, वो मुझे तो गन पॉइंट में लोग लेके चले गए बाइक, मतलब ऐसे रोक दिए। और मैंने अपना मिस्टेक पता लगाया, एक पतला गली मुझे लेना था शॉर्टकट, उससे पहले एक पान का टपरी था और मैं उससे बात किया, वो पूछा मुझे सारी डिटेल। मैं उसको पूछ रहा भाई ये रास्ता सेफ है क्या? बोला हाँ पूरा सेफ है। और मुझे पूरा लग रहा है वही सेट किया है। मैं गया 20 किलोमीटर और 3 बंदे एक गाड़ी पे, मतलब पहले ही सेट होके थे, बंदूक दिखा के बाइक वाइक लेके चले गए। उस दिन से मुझे, तब मेरा शुरू का राइड था, लेकिन सीख दे दिया। इसलिए लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप सोलो हो ना, किसी को लोकेशन नहीं पता चलनी चाहिए। आपके घर वालों को बस आप वो जीपीएस वो ट्रैकिंग दे दो, बट अदरवाइज वो चीज़ मेंटेन करना जरूरी है। बिल्कुल। जब आप वेकेशन पे जाओगे ना राइड पे, मेक श्योर कि भाई कोई ऑफिस की काम नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा काम क्वाइट, दैट इज द टाइम फॉर योरसेल्फ। मोटरसाइकिलिंग लोगों को क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि आपको खुद के लिए टाइम मिलता है। हेलमेट के अंदर आप जो चाहे गाना गा सकते हो, जो चाहे स्टोरी बोल सकते हो, जो चाहे एक्सपीरियंस आप ले सकते हो, दैट इज मोटरसाइकिलिंग। बुल्लू भाई आप जितना बता रहे हैं, मुझे सारी कहावतें याद आ रही हैं कि जर्नी मैटर्स नॉट द डेस्टिनेशन। Absolutely. कितना अच्छा सार निकल के आ रहा है आपके अनुभवों से। बिल्कुल। जो हम खाली सुनते हैं या पढ़ते हैं, लिखते हैं, मगर आप जो बोल रहे हैं सब उसमें छुपा हुआ है। बिल्कुल। देखो अंशुमन भाई, छोटी सी चीज है जर्नी वाली जो चीज है ना, जिससे लोग बोलते हैं कि हम जर्नी एंजॉय करते हैं, डेस्टिनेशन। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जैसे अभी देखिए, जैसे मेरा ड्रीम बाइक था कि गोल्ड विंग मुझे लेना है, राइट? तो अगर आप देखोगे ना, गोल्ड विंग खरीदने तक एक एक्साइटमेंट रहता है कि किस तरह से अपने पैसे जुगाड़ा, कैसे करके आपने लिया। एक बार आप खरीद लेते हो ना, उसके बाद आपको लगता है यार वही है, बाइक ही है,
बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। सो वो भी जर्नी है, यू एंजॉय द जर्नी ऑफ बाइंग ए मोटरसाइकिल। एक बार खरीद लेते फिर आपको लगता है कि चलो ठीक है नेक्स्ट कुछ भी खरीद सकते हैं, ये बात है। सो जर्नी की है। इसी बात पे आपने तो इतनी मोटरसाइकिल चलाई है, मुझे तो ऐसा लग रहा है आपका नाम होना चाहिए मैन ऑफ मैनी मोटरसाइकिल। हाँ हाँ वो तो हो। आपकी पसंदीदा 3 मोटरसाइकिल, 3 या ब्रांड जो भी, जो आपको लग रहा है कि यार ये एक जिसके लिए वो बनी थी, आपने उनको खरीदा या उनको चलाया और आपको वो अनुभव आज तक याद अच्छा लगता है। सो देखिए डेफिनेटली उसमें लिस्ट में अगर देखेंगे सबसे बड़ा तो ऑब्वियसली गोल्डविंग रहेगा, क्योंकि एक क्या होता है ना, देखो गोल्डविंग अभी कैसे वो ड्रीम बना, ये हमारे यहाँ पे कोलार है, कोलार में एक होता था आपका KG गोल्डविंग बाइकर्स, गोल्ड टाउन बाइकर, GTB गोल्ड टाउन बाइकर्स। यहाँ पे ना बहुत सारे बाइकर्स आते थे, तो हम लोग जाते थे, तब मेरे पास CBR 250 कुछ था, तो वो लेके जाते थे वहाँ पे। शुरू में बैंगलोर आया हूँ तब, तो तब हम देखते थे कि भाई गोल्डविंग, हायाबुसा ऐसे बाइक्स है, और सुमन भाई 1 फीट दूर, 1 फीट क्या 1 मीटर दूर रहता था, वो डर लगता था कि पास जाएंगे कहीं ओनर डांट देगा कि पास क्या कर रहे हो, ऐसे डर रहता है ना। तो वहाँ से ड्रीम क्रिएट होता है, लगता है कि कभी ना कभी जिंदगी में खरीदेंगे, अब जब अपॉर्चुनिटी मिला है तो लेंगे, तो वो एक है। बट एज सच उसको चलाने में आपको बहुत ज़्यादा कुछ मज़ा नहीं आता है, उसके बहुत रेस्ट्रिक्शंस है कि ग्राउंड क्लियरेंस की इशू है, बहुत अटेंशन डाइवर्ट करता है, उसके वजह से मैंने कितने बार ऐसे लोगों से झगड़ा हो जाता है, लोग आके ज़बरदस्ती कि मुझे बैठना है ऐसे करते हैं। सो ये सब इश्यूज़ है। उसके बाद जो मेरा सबसे फेवरेट मोटरसाइकिल वो अफ्रीका ट्विन है, क्योंकि अफ्रीका ट्विन क्या है ना, इट फील्स लाइक अ हॉर्स, उसको चलाने में ना अलग ही मज़ा आता है। लिमिटेशंस उसमें भी है, एक तो बड़े बड़े एडवेंचर बाइक्स जो होता है वो इंडिया के लिए इतना प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि क्या होता है, एक तो सर्विस सेंटर्स लिमिटेड रहता है, पार्ट्स मिलना डिफिकल्ट होता है, और सोलो ट्रिप आप नहीं कर पाते हो। सोलो में क्या है ना, आपको वैसे बाइक चाहिए जो आप खुद उठा सकते हो कोई भी कंडीशन में, तो बड़े बड़े बाइक थोड़ा सा आपको टायरिंग कर देता है, बट ओवरऑल इट्स अ गुड बाइक। उसके बाद अगर देखोगे ब्रांड के हिसाब से, देन KTM इज माई फेवरेट ब्रांड। उसका रीज़न क्या है बताता हूँ। शुरू में जब KTM ने बाइक लाया था, 200 ड्यूक और 390 ड्यूक लॉन्च हुआ था, तब मैं रॉयल एनफील्ड चलाता था। तो क्या हुआ, एक बार वो जो ट्रिप पे हमारा फेलियर हुआ, जो 500 क्लासिक में लेके गया था, तो क्या हुआ ना, मैंने देखा कि भाई हम एक जगह पे ऐसे स्ट्रगल करते हुए जा रहे हैं, स्ट्रगल नहीं हुए, गोइंग कंफर्टेबली, मतलब 80-90 की स्पीड पे, और एक बाइक बहुत तेज चला जाता है। हम सोचते भाई ये क्या है, मतलब क्या है। अच्छा तब क्या कॉन्सेप्ट था भाई, हमारे दिमाग में ऐसा था कि ये सब प्लास्टिक्स है, हम भाई रॉयल एनफील्ड ओनर और हम लोग हाँ मेटल, बाकी सबको प्लास्टिक। अब भाई ये तो उड़ के चला गया घर करके, आगे चले तो वो कहीं पे रुका था। फिर हम जाके देखे ये कौन सी बाइक है, तो हमने मतलब कोई ज्यादा, मतलब बुलेट्स बहुत देख रहे, लद्दाख उद्दाख हर जगह पे। फिर पता चला तब KTM के बारे में, तो मेरे दिमाग में था कि एक KTM लेना है। फिर मैंने एक 200 KTM लिया था। आप बिलीव नहीं करो अंशुमान भाई, मैं जनरली ना बहुत स्टेबल बाइकर हूँ, आराम से जाता हूँ, और वो KTM लेने के बाद ना बैंगलोर के अंदर मैं ऐसे चलाया जहाँ गैप मिला ये स्टाइल में चलाया, क्योंकि वो बाइक इतना लाइट वेट था, पावरफुल था, और बहुत इंटिमिडेटिंग, मतलब एक बाइक जिससे आप कनेक्ट कर लोगे। एक होता ना कि आपके अंदर एक चुलबुला नेचर वो निकाल देता है, भाई मैं पूरा ऐसे 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 चलाने लगा, उसमें वो फन मुझे पता चला। उसके बाद से अच्छा, उसकी KTMs की ना सबसे बड़ी एडवांटेज होता है, दीज आर पावरफुल एंड लाइट वेट मोटरसाइकिल्स, इसीलिए वो एजिलिटी बहुत मैटर करता है। बिल्कुल। उसके बाद से तो अभी देखिए एडवेंचर जो भी लॉन्च हो रहा है, मैं जो ट्रिप पे जाता हूँ, आई रियली एंजॉय देम राइडिंग। तो फेवरेट ब्रांड के हिसाब से देखोगे, आई लाइक द KTM ब्रांड। उसके अलावा अगर देखोगे तो होंडा की मोटरसाइकिल्स मुझे अच्छा लगता है। सो होंडा की कैरेक्टर थोड़ा कैसे ना, बोरिंगली रिलायबल उसको बोलते हैं, चलाने में रिलायबल। होंडा के सारे बोरिंग, चलाने में बड़ा बोरिंग है, लेकिन रिलायबल है, आपका साथ नहीं छोड़ेगा, मतलब हमेशा साथ निभाएगा पूरा, वो मतलब सीरियल वाला कहानी है, साथ निभाना साथ निभाना। भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि नए टैगलाइन ना मिल जाए इन लोगों को। बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल। तो ऐसे 2 अलग अलग कैरेक्टर वाली बाइक है। पर्सनली आई एंजॉय राइडिंग ए KTM एंड आई एंजॉय ओनिंग ए होंडा, बिकॉज खर्चे कम और टेंशन नहीं है ज्यादा, तो ये है कहानी, बड़ा सवाल है। बिल्कुल, आई थिंक जैसा आप बोलते हैं आजकल की राइडिंग के लिए जो जहाँ पर लोग उसको लेके जाना चाहते हैं, आई थिंक हैंडलिंग से जो कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस से जो आप फन एलिमेंट निकालते हैं, Absolutely. आई थिंक दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट। अब एक ऐसा ब्रांड जो आप चाहोगे यार इसको थोड़ा और करना चाहिए, जहां आपको लगता है इसमें पोटेंशियल है, बट पता नहीं ये लोग क्यों नहीं उस चीज को डिस्कवर कर रहे हैं, कोई ऐसा, आई मीन इफ इट इज नॉट। मोटरसाइकिल ब्रांड पे अगर देखोगे तो मुझे लग रहा है जितने सारे जापानीज ब्रांड्स है, होंडा ले लो
आपका बस सुजुकी ले लो या फिर यामाहा ले लो, मुझे लगता है ये लोग बिल्कुल एफर्ट नहीं डालते। ये लोग ना इंडिया को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इग्नोर करते हैं क्योंकि इनकी अच्छे अच्छे बाइक्स है, कोई भी बाइक यहाँ लेके नहीं आते हैं, सब छोटे छोटे बाइक चलाते हैं। अब यामाहा देख लो, 150 के आगे जाना नहीं चाहते हैं, 250 में कुछ सिलेक्टिव ला देंगे फिर उसको बंद कर देते हैं। यही है, होंडा की भी कहानी सिमिलर है। ये लोग घिसा पिटा चीज़ को चलाते रहते हैं। फिर भी होंडा कुछ कुछ कर रहा है, बट स्टिल आई हैव मोर एक्सपेक्टेशन ऑन देम। और सुजुकी भी वैसी कहानी है कि बहुत लिमिटेड करके रख रहे हैं। हालांकि इनके पास कैपेबिलिटीज है कि दुनिया का बेस्ट बाइक्स यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। ग्लोबल और इंडिया मार्केट बहुत बड़ी है और लोगों में पैसा है यार, लोग खरीदना चाहते हैं। लोग आजकल बड़े बड़े बाइक्स खरीदना चाहते हैं, बट देन दिस ब्रांड्स दे थिंक दैट कि मे बी इंडिया अभी तक मतलब उनके लिए मैच्योर नहीं हुआ है, क्या पता नहीं, बट मुझे लग रहा है उनमें बहुत कैपेबिलिटीज है। बट इंडियन ब्रांड्स आर रियली डूइंग गुड। अगर आप देखो जैसे हीरो देख लो, तो हीरो क्या है ना, अपना बजट सेगमेंट में अच्छी बाइक्स लाता है। एक्सपर्ट्स देख लो, 210 200 दोनों बहुत अच्छी बाइक लेगा। अभी 300 प्लस सीसी भी ला रहे हैं, सो दे आर डूइंग गुड। बजाज का पूरा फ्लीट देख लोगे आज के डेट पे, सबसे ज्यादा मतलब रिसर्च और सबसे ज्यादा फीचर ओरिएंटेड बाइक्स जो है बजाज लेके आता है। मतलब बजाज की फ्लीट, मतलब बजाज, ट्रायम्फ एंड केटीएम, तीनों बजाज कंट्रोल करता है। सो वो क्या ना, यूथ को पूरा वो लेते हैं। रॉयल एनफील्ड का देख लो, हमेशा उनका ना अफोर्डेबल प्लस बिगर साइज मोटरसाइकिल, एक फील गुड, जो बोलते हैं ना कि लार्जर देन लाइफ, वो फीलिंग के साथ वो बाइक्स लेके आते हैं। दे आर डूइंग गुड। टीवीएस ऑल्सो अगर देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क के टेक्नोलॉजी में वो भी बहुत एडवांस्ड है। इंडियन कंपनीज आर डूइंग दैट जॉब, बट मुझे लग रहा है ग्लोबल कंपनीज ही बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है ऐसा इग्नोर करने से धक्का देके इनको निकाल देंगे इंडियन ब्रांड्स। तो ये है बात। मैं एक चीज़ और एक्नॉलेज करना चाहूँगा, क्योंकि हम कितने ही बाइक का एंथुसियास्ट को डील करते हैं, जो वैरायटी एक रॉयल एनफील्ड ब्रांड ला रहा है मार्केट में, हर 6 महीने में 4 महीने में एक नया मॉडल, थोड़े से कॉस्मेटिक चेंजेस, थोड़े से मैकेनिकल चेंजेस, उसके अलावा जो बाइक दिखती है, आई थिंक दे आर डूइंग देयर रियल वर्क लाइक एन एफएमसीजी प्रोडक्ट। उसको बदल देते हैं 3 महीने में, वो चीज़ों को बदल देते हैं। ऐसा कि अंशुमान भाई, जो रॉयल एनफील्ड ब्रांड है ना, ये बाइक से ज्यादा इमोशंस बेचते हैं। सो इनकी जो बाइक है ना, लोगों को एक कनेक्ट डेवलप करता है। मतलब कि लगता है कि यार मुझे एक रॉयल एनफील्ड खरीदना है, लोगों का एक ड्रीम रहता है कि मुझे रॉयल एनफील्ड खरीदना है, तो इमोशंस पे चलता है। सो अभी इनको पता चल गया कि भाई इमोशन से आगे अभी हमें जाना पड़ेगा, हमें परफॉर्मेंस पे काम करना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिवनेस जो एक है वो भी, उसमें भी हमें आगे रहना है। इसलिए देखो हिमालयन, ये सब जो बाइक्स आरी लेके आ रहा है, ये बहुत एडवांस्ड है, बहुत अच्छे क्वालिटी की मोटरसाइकिल सभी धीरे धीरे बदल के अच्छा बना रहे हैं। सो आरी में आपको बहुत सारा फ्लीट रहेगा। एंड मैंने बोला ना कि बहुत सारे लोगों को एम्बिशन रहता है कि मुझे एक आरी ओन करना, बिल्कुल, तो वो उसके साथ वो इमेज है। अच्छा बोलू भाई, एक चीज हम छूट गया, हम लोग से मिस हो गया बीच में, आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन जो आप बाइक पे ट्रैवल करना चाहते हैं, नहीं हो पाई है, बट आपके रडार पे है कि यार ये ट्रिप मुझे लेनी है। अंशुमान भाई, प्रॉब्लम क्या है ना, एक्चुअली मुझे ना थोड़ा इंडिया से बाहर जाके घूमने में कोई मजा नहीं है। मतलब मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आता। मैं थोड़ा ना ऐसे भी थोड़ा नेशनलिस्ट हूँ। मैं थोड़ा नेशन मुझे अच्छा लगता है, मुझे देश अपना अच्छा लगता है, मुझे प्यार है, यहाँ के लोगों से भी प्यार है। तो मैं जहाँ जाता हूँ मैं बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करता हूँ, बातें करता हूँ, मुझे अपनापन लगता है। बाहर वाले जितना ट्रिप है तो उसके लिए मुझे कोई बाइकिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अगर जाऊँगा तो फैमिली के साथ में भी जाऊँगा, घूम फिर के आ जाऊँगा, बस वही है। और इंडिया में अगर देखोगे मैंने हर पॉइंट जो टच कर लिया, तो ऐसा कोई ड्रीम डेस्टिनेशन तो नहीं है, बट आई वांट टू रिपीट ऑल ऑफ देम अगेन एंड अगेन। ऑल ऑफ देम, बिल्कुल बिल्कुल, जितना जितना मैंने किया है, मैं आई जस्ट वांट टू रिपीट देम, आई एम एंजॉयिंग देम। तो मुझे वो सब में प्रॉब्लम नहीं है। सो ऐसा ड्रीम तो ऑनेस्टली कुछ नहीं है। और बाहर जाने का मुझे उतना कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे फैमिली के साथ कभी कभी बाहर चले जाएंगे, बस वही है। तो अगली अगर कोई आपकी डेस्टिनेशन जो आप फिर से लेना चाहेंगे, उसमें क्या आपकी बार कोई ऐसा साथी, कोई ऐसी पर्सनालिटी को ले जाना चाहेंगे जिसको आपने हमेशा, जिसने आपको इंस्पायर किया हो, आप बोलोगे कि यार काश मैं इनके साथ ये राइड ले पाता? कोई ऐसी पर्सनालिटी? ऐसे पर्सनालिटीज क्या होता है ना अंशुमान भाई, मुझे हमेशा लगता है जो हीरोज होते हैं ना, यू शुड नेवर मीट योर हीरोज। मतलब जो आपके हीरो होते हैं ना, उनको जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलता है, मुझे लगता है कभी आपको उनको मिलना नहीं चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, देखो हम ना लोगों को जब देखते हैं उनका एक एंगल से हम उनको पसंद करते हैं। हमें अगर सारा एंगल दिखाई देगा तो हो सकता है कि आपकी इंप्रेशन चेंज हो जाए, इसलिए वो सारा एंगल देखना नहीं चाहिए। तो इसलिए जो आपकी इंस्पिरेशन है ना, उसको बस वहीं पर रखो। अब मान लो कि चलो कोई मेरा कोई राइडर है जिससे मैं इंस्पायर होता हूँ, कुछ भी है, अब मैं जाके गया और अगले 2 घंटे में उसके साथ बोर हो गया, अब वो इंप्रेशन ना पूरा लाइफ के लिए खराब हो जाएगा। इसलिए इट इज बेटर कि भाई यू शुड नेवर मीट योर हीरोज। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि मुझे लगता है कि नहीं, जो हमारे इंस्पिरेशन है उनके इंस्पिरेशन पे ही रखेंगे, उनके साथ राइड वाइड नहीं करूंगा।
बोलू भाई आप कितने स्टीरियोटाइप मेरे ब्रेक कर दे रहे हैं। बिल्कुल। जो सपना है वो सपना सुहाना है, उसको वहीं संजो के रखो। बिल्कुल। उसको अपने करीब मत लाओ। हाँ। कहीं वो कुछ और निकल के आ गया सही में। तो फिर उसकी यादें चली नहीं, जाएंगी। दूसरी बात है कि 99% वो होता है कि आप जो पर्सनालिटी को जैसे सोचते हो वो मिलने के बाद दूसरा हो हाँ, सकता है। सब लोगों के कितने पहलू होते हैं और बिल्कुल। कब कहाँ कौन सा पहलू मिल जाए Absolutely। तो शायद आप उससे डरते हैं। हाँ। बोलू भाई हम्म। कंटेंट क्रिएशन सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल। but I am sure when you are in this field, every day you have to think about a topic, you have to put efforts. राइट। मेरे ख्याल से बहुत डिमांडिंग भी हो जाता होगा। बिल्कुल। कैसे डील करते हैं? अंशुमन भाई, इससे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? जो मोटरसाइकिल और कार ये सब के साथ कंटेंट बनाते हैं उनके लाइफ में एक बड़ा प्रॉब्लम है। से मैं ना लोगों को बोलता हूँ कि कभी आपकी पैशन को ना प्रोफेशन मत बनाओ। उसका एक बड़ा रीज़न है। देखो, जैसे मान लो कि मैं आईटी में जॉब कर रहा हूँ और नौकरी वोकरी कर रहा हूँ, बहुत प्रेशर है, हेडेक है, ये है वो है, मतलब मंडे से लेके फ्राइडे पूरा टेंशन में मेरा लाइफ जा रहा है, स्ट्रेस में। सैटरडे संडे मुझे मिलता है भाई, मैं अपना मोटरसाइकिल को एंजॉय करता हूँ, चलाता हुआ जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, तो ये मुझे स्ट्रेस बस्ट करता है। उसी के लिए तो आप देखोगे बैंगलोर जैसी जगह पे एडवेंचर मोटरसाइकिल ज़्यादा बिकता है, इसी के रीज़न। क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं ना, लगता तो है कि आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन भाई बहुत स्ट्रेस में है, सैटरडे संडे होते ही भाग जाते हैं। बिल्कुल। अब क्या हुआ, आपने जो है मोटरसाइकिल को ही अपना प्रोफेशन बना दिया कि कंटेंट बनाना है। अब आपका हेडेक कहाँ से शुरू होता है कि भाई आज मोटरसाइकिल लेके जाऊंगा, यहाँ पे ये शूट करना है, वो शूट करना है, ये स्टोरी करना है, वो करना है, वो सब करने के बाद एक कंटेंट बनाते हो, वो कंटेंट चलता नहीं है, हो जाता है। एंड ऑब्वियसली आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, आप कंटेंट बनाते हो कि व्यूज आना चाहिए। अगर व्यूज नहीं आ रहा है इसका मतलब लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया। बिल्कुल। तो आप फिर टेंशन में आते हो। अब सोचो, आप जब टेंशन में आओगे आप क्या करोगे? आप सोचो कि मैं बाइक लेके जाऊंगा, जो पहले करते थे, मैं टेंशन आया बाइक लेके जाता हूँ, थोड़ा मजा आएगा। और जब भी आप बाइक निकालोगे फिर आप कंटेंट क्रिएटर बन जाते हो। आपको लगता है कि यार जा ही रहे हम तो कुछ कंटेंट बना लेता हूँ। तो इसमें ना लोग पूरा उलझ जाते हैं। जिन लोगों ने एक्चुअली अपने पैशन को प्रोफेशन कर दिया है, तो प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं अगर वो प्रोफेशन में उनको अप्रिशिएशन ज़्यादा नहीं मिलेगा तो वो एक प्रॉब्लम होने वाला है। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट मोटरसाइकिलिंग, बट इट कैन बी एनीथिंग। अगर किसी का पैशन है कि भाई आर्ट, जैसे मेरी डॉटर है, जब भी उसको फ्री टाइम मिलता है उसको हमेशा कुछ ना कुछ ड्राइंग करना है, पूरा घर मतलब ड्राइंग करके रखी है। शायद मुझे वो फील हो रहा है कि उसको जब भी टाइम मिलता है शी एंजॉयज डूइंग इट। नाउ व्हाट इफ शी स्टार्ट्स मेकिंग मनी आउट ऑफ इट? देयर इज नथिंग रॉन्ग इन मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, बट व्हाट हैपेंस कि आप शुरू में पैसा बनाते हो, यू डू वेल, एंड देन सडनली वो धीरे धीरे आपकी क्रिएटिविटी फॉल हो रहा है, पीछे जा रहा है। तो आपने अब उस टाइम पे आप क्या करोगे? आपके पास तो और कुछ नहीं है, कोई जो कंपेंसेट करेगा आपको, जो रिलैक्स करेगा, जो आर्ट पहले रिलैक्स करता था। सो दिस इज अ रिस्क। रही बात कंटेंट क्रिएटर की, देखो ऐसी है कि मुझे आज के डेट पे कोई अगर पूछेगा कि मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ, आई वुड सजेस्ट कि भाई पैरेलली आप आपका जॉब काम जो भी है वो चलाओ, एंड वीकेंड्स में कंटेंट बनाओ, सी हाउ इट इज डूइंग। फुल टाइम स्विच करना थोड़ा सा रिस्की है, बिकॉज आजकल क्या होना, ऑडियंस से ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर बन गए हैं। पहले क्या होता था, ऑडियंस 99% थे, 8% क्रिएटर बने थे। अब क्या हो गया भाई, 50% क्रिएटर 50% ऑडियंस। हर कोई चाहता कि मैं अपना खुद वीडियो बनाऊंगा, ये करूंगा। तो क्या होता है ना, कंजप्शन की भी एक लिमिट होती है। आप अपने लाइफ में कितने क्रिएटर को बार बार देखोगे? ऐसे बहुत सारे क्रिएटर आपकी लिस्ट में होंगे जिनको आप सब्सक्राइब करके रखे हो, आज कुछ आता है आप सिंपली ऐसे उठा लेते हो, यू नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि आपका कंजप्शन का एक लिमिट है। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्क फेज में तो है। और मैंने इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स को देखे हैं जिन्होंने अपने जॉब वो छोड़ के ये किए हैं, दे आर पासिंग थ्रू सीरियस फाइनेंशियल इश्यूज। मतलब एक जॉब था जो एटलीस्ट पे कर रहा था, मतलब मंथली, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी धीरे धीरे इंडस्ट्री जो है ना बहुत निश बनता जाएगा। बहुत कम लोग जो है इनसे इसमें पैसा वैसा कमा के आगे बढ़ पाएंगे। हाँ, कुछ लोगों ने अगर अपना क्रिएटिविटी को यूज करके कुछ और साइड में सेट किए, देन यू कैन डेफिनेटली हैव योर पैशन अगेन बैक टू प्लेस। सो आई थिंक इससे हमारा जो नेक्स्ट फेज आएगा उसका भी, मतलब जो हमने अपना एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू किया है, आई थिंक उसका भी थोड़ा हिंट यहाँ से मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम टॉपिक चुनना चाहेंगे, ये टॉपिक उठाना चाहेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाँ। आप लोग को तो पता ही होगा, तो हम जरूर इस तरफ भी रुख लेंगे। ये चीज, एक चीज और पूछना चाहेंगे कि कैसे, हाउ यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड जब आप कह रहे हो कि इतना प्रेशर है, कंटेंट क्रिएशन इज बिकमिंग मोर लाइक ऑफ एन इंडस्ट्री, एवरी अदर individual things that I can create content which is right, but then जहाँ आप बोल रहे हो कि वो उसको प्रोफेशन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, they are leaving their jobs, quitting their
jobs, how you yourself keep motivated? तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो आपको एक ऑनेस्ट बात बताता हूँ, जब मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ, मुझे अगर कंटेंट बनाना है ना, आई ऑनेस्टली डोंट एंजॉय इट। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि भाई मुझे कोई, देखो मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, मुझे कोई चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है, इट हैज़ ऑलवेज हैपन, मतलब एक हैबिट बन चुका है कि भाई कैमरा रिकॉर्ड करो, बताओ कि आपको क्या फीलिंग हो रहा है। यार ये बार बार कौन बताना चाहेगा कि फीलिंग क्या है, राइट? बट क्या होता है ना, एक ऑडियंस की प्रेशर भी रहता है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि व्यूज़ और पैसा कितना आएगा वो नहीं है, बट एक ना ऑडियंस की उम्मीद रहता है। जब हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, यहाँ पे कैमरा लगा के ना, बहुत सारे लोग अपने टीवी में देखते हैं, उनको एक्चुअली वो जोन फील होता है कि वो लोग खुद वो ट्रिप कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं वो एक प्रेशर है। मुझे लगता है कि मैं उनके लिए कंटेंट बना रहा हूँ। मुझे आज के डेट पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि व्यूज़ कितना आया, ये कितना आया, क्योंकि वो थोड़ा वो फेज से हम निकल चुके हैं कि वो नहीं होता है। वी हैव क्वालिटी ब्रांड्स टू वर्क विद, तो अच्छे अच्छे ब्रांड डील्स है और ब्रांड्स को भी पता है कि क्वालिटी ऑफ ऑडियंस कहाँ पे है, तो वो सब ऑलरेडी सेट है। तो हमारे लिए बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज वो होता है ना कि एक मास व्यू एक क्लास व्यू में डिफरेंस होता है। बिल्कुल। तो ये हमारा सेट है। लेकिन मुझे प्रेशर उसका है कि मेरी ऑडियंस जो है ना उम्मीद करके रहता है कि भाई बोलो मैंने ये ट्रिप किया, स्टोरी देख के फॉलो कर रहे हैं, फिर भाई कंटेंट आएगा, वो एक रहता है। सो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया कि जहाँ भी मैं ट्रिप पे जाता हूँ, मैं एक साइड का जर्नी रिकॉर्ड करता हूँ और दूसरा साइड का मैं कैमरा ऑफ करके पूरा बैग में रखता हूँ, मतलब और कुछ भी कैमरा माइक कुछ नहीं रहेगा। आई जस्ट एंजॉय माई राइड। फिर मैं एक चीज उठाना चाहूंगा, मतलब मैं ये देख रहा हूँ जो आप बता रहे हैं, एवरीथिंग इज कैटलिस्ट इन योर लाइफ। एक कैटलिस्ट है, वो एक कोर प्रोडक्ट नहीं है कि यार मेरे लिए कंटेंट जनरेशन इज अ प्रोडक्ट, आई हैव टू डू इट। सो आई थिंक जिस तरीके से आपने अपने आसपास ये चीजें बुनी है, आई थिंक दैट इज रियली वर्किंग फॉर यू। एब्सोल्युटली। मुझे ये पूरा क्लियर हो रहा है कि हर आदमी के लिए सक्सेस के मायने अलग होते हैं, अलग होते हैं, और सक्सेस के मापदंड अलग होते हैं। और कहीं ना कहीं आज आपने इतनी चीजें बता दी हैं जो शायद मुझे बिल्कुल आइडिया ही नहीं था कि ये आपके अंदर छुपी हुई हैं। और हमको ये सब जो पता चला, आई एम श्योर मेनी पीपल आर गोइंग टू टेक यू आउट ऑफ इट। अब यहाँ से हम चलते हैं आपके न्यूएस्ट वेंचर की तरफ। कुछ बताइए, कहाँ से ये नाम सोचा आपने? हेनले, लगता तो किसी बॉलीवुड सॉरी हॉलीवुड मूवी का नाम। कहाँ से आया हेनले? तो ये हेनले जो है ना, ये एक्चुअली दो वर्ड है, एक है हेनले और ले भी है उसमें। तो हेनले जो है ना, आप अगर देखोगे जब आप लद्दाख से जाते हो, सो टुवर्ड्स हेनले इज़ अ विलेज जहाँ पे आपकी ऑब्जर्वेटरी है। इनफैक्ट जो इसरो से जो ऑब्जर्वेशन करते हैं ना वो प्लैनेट्स, हाँ वो सब कुछ वहीं से होता है। ये वहाँ से रिमोटली ऑपरेट करते हैं। सो ये जो सिटी है ना, इसको रात में पूरा डार्क कर किया जाता है, पूरा अंधेरा हो जाता है। सिटी मतलब वेरी स्मॉल विलेज है, लाइक अ हैमलेट। हाँ, इसको पूरा डार्क कर देते हैं, वो फिर ऑब्जर्वेटरी का जो काम वो चलता है। सो लद्दाख में अगर सबसे बेस्ट पैच कहोगे तो ये है लद्दाख से हेनले वाली स्ट्रेच, सबसे बेस्ट। मतलब आप देखोगे कि बहुत अच्छा रास्ता जा रहा है, रिवर जा रहा है, पहाड़ियाँ दिख रहा है, एंड देन थोड़ा आगे जाओगे थोड़ा और लैंडस्केप चेंज हो जाएगा। एक बहुत बड़ा टैंक रेजिमेंट भी है। आप पहली बार देखोगे इतने सारे टैंक, मतलब इधर जा रहा है उधर जा रहा है, वैसे है वो भी एक अलग सा। आप बीच से जाते हो, सो दैट पार्ट ऑफ वर्ल्ड इज टोटली डिफरेंट। बहुत कम लोग उस तरफ जाते हैं, आजकल थोड़ा ज़्यादा लोग जा रहे, बट वो सबसे बढ़िया जगह है। तो वहाँ से हमने वो नाम लिया था कि चलो वहाँ की, इसीलिए हमारे जितने सब जूते हम लोग किए हैं वो सब डार्क, सब कलर जो है डार्क रखेगी, बिकॉज ऑफ दैट हेनले की वो जो इफेक्ट के लिए। आगे चल के कलर्स भी आएगा, बट टू स्टार्ट विथ तो वो है। तो वहाँ से हमने नाम जो डिराइव किया था। एक्चुअली करना तो बहुत कुछ आता था। मैंने सोचा कि यार देखो, हम लोग जो राइड पे जितना राइड कर रहे हैं उससे जो एक्सपीरियंस आ रहा है, फाइनली कहीं ना कहीं जाना चाहिए। मुझे लगा कि जूतों में जो मोटरसाइकिल बूट्स है उसमें थोड़ा ग्रे एरिया है। एक्चुअली क्या है ना, बूट्स बहुत अलग चीज़ है। जैसे आप अगर जीन्स पहन रहे हो, टी शर्ट पहन रहे हो, हल्का सा लूज टाइट मैनेज हो जाएगा। जूतों के केस पे नहीं हो पाता है। अगर लूज है तो आपको चलने में फिरने में अनकंफर्टेबल लगेगा, टाइट है तब तो फिर लाइफ खराब, वो इतना टाइट कर देगा। अच्छा, मोटरसाइकिल के साथ एक और प्रॉब्लम है, जब आप राइड करते हो ना, ज़्यादा देर जब आप राइड करते हो तो थोड़ा सा बॉडी में भी हल्का स्वेलिंग होता है, मतलब पैर वैर सूखता है थोड़ा। देखोगे कि वाइब्रेशन के कारण थोड़ा पैर जो है ना, आप अगर खुलोगे जूता ना, आप देख पाओगे कि थोड़ा स्वेलिंग होता है। ओके। तो उसी के वजह से ज़्यादातर जूते जो है ना आप दिन में शुरू करते हो, लेकिन जैसे जैसे दिन ऊपर जाता है आपको बहुत टाइट होकर अनकंफर्टेबल होने लगता है। तो वहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी दिखा कि नहीं यार, ये जो एक्सपीरियंस है हम ड्रॉ करके एक अच्छे प्रोडक्ट बना सकते हैं। और हमारे साथ एक अच्छी बात पता क्या, बिकॉज वी हैव गुड स्टोरी टेलिंग कैपेबिलिटी एंड हम जो है ना लोगों की रिक्वायरमेंट समझते हैं। सो आई एम ऑलरेडी अ राइडर फॉर सो लॉन्ग, तो इतना एक्सपीरियंस है, लोगों को क्या चाहिए मुझे पता है। सेकेंड जो है, मुझसे बेहतर और जो टेस्टिंग और कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं इतना लॉन्ग टूर कर रहा हूँ, बिल्कुल टूरिंग स्पेसिफिक सोच है। तो वो भी लगा कि यार ये चीज़ सही है।
और तीसरा ये कि थोड़ा सा बिजनेस की आइडिया भी है कि कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी बहुत सारा है। तो वो सबको सोच के हमने डिसाइड किया कि यार एक राइडिंग बूट्स मतलब लॉन्च करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने बोला कि बोले भाई यार राइडिंग गियर्स में भी अभी भी कमी हुई है, बहुत सारे ब्रांड्स है, बट स्टिल कोई मतलब किसी को ये अच्छा लगता है, किसी को वो अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है, तो व्हाई डोंट यू डू दैट। लेकिन मेरा ना शुरू से एक फोकस्ड माइंड है कि मैं टू मेनी थिंग्स पे इमीडिएटली जंप नहीं करता हूँ, मैं बहुत फोकस्ड रहता हूँ। सो मुझे लगा नहीं यार, आप राइडिंग के जिससे भी खरीदना है खरीद लो, लेकिन जूता हमसे खरीदो, क्योंकि हम सबसे बेस्ट राइडिंग बूट्स बनाएंगे। और ये जर्नी यहाँ शुरू हुआ, 2 ही राइडिंग बूट्स हमने से शुरू किया, बट वी आर डूइंग गुड। आई मीन अगर आप पूरा मतलब अभी तक का भी देखोगे, वी हैव डन अबाउट आई थिंक क्लोज टू 3400 पीसेस हमने बेच लिए हैं बूट्स, एंड दीज आर एक्सपेंसिव बूट्स। 3400 मतलब 3400 राइडर्स आपके यहाँ कनेक्ट हो गए, हर वीक हर दिन यूज कर रहे होंगे। बिल्कुल। एंड हैनले एक लौता ऐसे मोटरसाइकिल बूट्स ब्रांड है जिसमें लोग ना ये बूट्स का कंटेंट बना के दे शेयर ऑन इंटरनेट, बिकॉज उसमें थोड़ा सा एक प्राइड फैक्टर भी है। एंड हम ना बहुत राइडर ड्रिवन ब्रांड है, लाइक फॉर अस राइडर हैप्पीनेस इज द की। तो हमारा सपोर्ट सिस्टम एकदम एक्सीलेंट है, हमारे इसमें 99.9% हैप्पीनेस रेशियो है। तो ये ऐसा ब्रांड है। मुझे जितनी हैप्पीनेस आ रही है आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा ये लग रहा है कि जिसने भी वो जूता लिया होगा, आई एम श्योर दे आर लविंग इट। यस दे आर लविंग इट। देखो प्रोडक्ट ऐसा है कि हमने भी नया शुरू किया है, प्रोडक्ट में अच्छे बुराई सब हो सकता है, बट इन कोर्स ऑफ टाइम विल मेक बेटर प्रोडक्ट्स, बट इट इज ऑलवेज अबाउट द रिलेशनशिप। क्या एक आदमी जो हैनले का बूट हमसे लिया है, क्या कल जब हम और बेहतर बूट्स बनाएंगे वो हमसे लेगा कि नहीं, वी नो दैट कि दे विल बाय इट। सो ये हमें पता है। बुल्लू भाई, मुझे याद है आप शायद मुझसे ऑलमोस्ट 1 साल पहले जब मिले थे तो आपने बताया था कि ये प्रोजेक्ट पे हम लोग काम शुरू कर रहे हैं, और आपको मेरे ख्याल से कुछ 9-10 महीने लगे इसको मार्केट में लाने के लिए। ऑलमोस्ट 15 महीने लगे हैं। 15 महीने। जब आप मुझसे मिले होंगे तो 7-8 वर्जन्स निकाल के उसको टेस्ट करके यहाँ गया वहाँ गया सब में करके फिर फाइनली निकाले कि क्या है। मतलब प्रूफ ऑफ द पुडिंग वाज डन बाय यू। यस भाई ये पुडिंग परफेक्ट निकलेगी। वही है। सो देखिए ऐसा है कि अभी तो टीम है, तो जो मेरा आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी पूरा ट्रेंड हो रहा है, पूरा टीम। तो आगे चल के जितने भी लोग ऐड होंगे हैंडले में वो सब वैसे ही दिमाग से आएंगे, सेम प्रोसेस, सेम थॉट प्रोसेस, सेम आइडियोलॉजी। कंपनी का कल्चर रहता है, हर कंपनी ना अपना कल्चर के लिए जाना जाता है। सो आई थिंक दैट वे वी आर ड्राइविंग ए गुड कल्चर। तो वो जो हमारे राइडर्स है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेकेंड चीज क्या है ना, लोगों को ये लगता है कि देखो यार अगर हम हैंडले से कोई बूट ले रहे हैं हम फंसेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि मैंने ले लिया और फंस गया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली एक कोई हमारे राइडर ने मुंबई से वो लिए थे, स्टोर से खरीदे थे, और नेक्स्ट डे उनका स्पीति का राइड है और वो फ्लाइट से चले गए चंडीगढ़। उन्होंने क्या किया, बॉक्स डब्बा ले लिया, 2 जूता 2 दोस्त लिए हैं। अच्छा क्या हुआ है, कभी कभी क्या होता है ना फैक्ट्री के क्यूसी में जो चेकिंग होता है ना उस पर कभी कभी होता है कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रहता है, कभी कभी गड़बड़ में। अब उसमें क्या हुआ, एक स्टिच हल्का सा खुला हुआ है, और वो ऐसा हुआ कि ना वहाँ पता चला ना स्टोर में पता चला, कस्टमर भी ले लिया है, ट्रिप पे चला गया और वहाँ पे उनको ये इशू आ रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, हमने रातें दिन जोड़ के वी प्रोवाइडेड ए सोल्यूशन टू द कस्टमर एंड देन कस्टमर वाज वेरी हैप्पी कि कोई इतना लेवल पे जा पाएगा। क्या होता है ना, नॉर्मली लोगों को लगता है कि भाई एक बार प्रोडक्ट बेच देता है ब्रांड, उसके बाद तू मैं ऐसा चलता है जो जिसका। लेकिन हमारा क्या ना रिलेशनशिप शुरू होता है खरीद, मतलब जब आप एक प्रोडक्ट खरीदते हो। सो हमारा ऐसा है कि हम बहुत ज्यादा फोकस उन पे नहीं कर रहे हैं जिनको प्रोडक्ट बेचना है, हम फोकस उन पे कर रहे हैं जिनको हमने बेचा है। सो हमारा कंपनी का वो उसूल वो है कि भाई जिसको बेचे हो लेट्स मेक देम हैप्पी, फिर तो जो आएगा वो तो जुड़ेगा, जुड़ने के बाद दे विल बी हैप्पी। बिल्कुल, इट्स रियली मीनिंगफुल कि आपने सिर्फ एक जूते के लिए रात दिन एक करके बिल्कुल अपने उस दोस्त को नया जूता, नया पेयर ऑफ सेट्स प्रोवाइड कर दिए। तो वही है। अब इसके बाद अब हो गया कंटेंट क्रिएशन, हो गई एक सोशल मीडिया की जर्नी, बन गए एंटरप्रेन्योर। राइट। क्या चीज ज्यादा ड्राइव कर रही है आजकल आपको? ड्राइव तो हर जगह पे अपना अपना चीज। जैसे देखिए अभी मैंने बिजनेस शुरू कर दिया, रेवेन्यू आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, उसके बाद भी फिर राइड्स भी हो रहा है। अभी देखो इसके बीच ही मैंने 45 डेज का ट्रिप करके आ गया। तो ये होता है। तो देखो यार अब क्या होता है, अब एक फ्रीडम मेरे साथ आएगा कि बिकॉज द बिजनेस इज डूइंग गुड, तो अब क्या होगा, मैं और ज्यादा राइड्स जो है ना अपने पैशन के हिसाब से उसको फॉलो कर सकता हूँ। अब मुझे कंटेंट क्रिएशन की बहुत ज्यादा हेडेक नहीं रहेगा, सो लिमिटेड कंटेंट बनेगा बट आई कैन राइड मोर, तो वो होगा।
तो थोड़ा आपको बूस्ट करता है। आज से 5 साल बाद, 5 साल तो बहुत लंबी बात हो गई, आज से 2 साल बाद लाइफ ही गारंटी। अरे आज से 2 साल बाद क्या लग रहा है कि आप कहाँ पर होंगे, क्या चल रहा होगा? अगर हम मान लीजिए 2028 में मिले हैं इसी टाइम पे, तो जिंदगी में क्या चल रहा होगा? देखो अंशुमान भाई, अगर कंटेंट की बात कर रहे हैं तो मेरा जो कंटेंट क्रिएशन है वो बहुत सिक्योर्ड है। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरा कंटेंट क्रिएशन सिक्योर्ड है। क्यों? उसका रीजन बताता हूँ। क्या होता है ना, जो ऑनेस्टी ना जो आप में रहता है वो आप में ही होगा, समझे? उसको कोई ले नहीं सकता, उसको कोई ले नहीं सकता है, या फिर कोई डेवलप भी नहीं कर पाएगा, वो है। क्योंकि अगर कोई मतलब टेम्परली करेगा फिर वापस बैक टू ट्रैक हो जाएगा। तो हमारा ऑनेस्टी रिव्यूज में है, और मुझे पता है जितने दिनों तक ये कंपनियां बाइक्स निकालते रहेंगे, लोग वेट करेंगे कि बुल्लू भाई ने क्या शेयर किया अपना ओपिनियन। बिल्कुल। और वही चीज हमें एक कॉन्फिडेंस भी देता है और एक ट्रस्ट भी देता है, तो वो हमेशा रहेगा, वो कभी नहीं जाएगा। चाहे ये हो सकता है कि आगे चल के मैं थोड़ा एज हो जाएगा, मैं राइड ज्यादा नहीं कर पाऊँ, कुछ भी हो सकता है, बट यार वो रिव्यू के लिए एक नजरिया जो है ना, वो लोगों को रहेगा कि भाई इनका एक बार सुन लेते हैं, तो वो उसके लिए कंटेंट रहेगा। बाकी बिजनेस की कहानी ऐसा है, देखो मुझे तो ये उम्मीद है कि 2 साल में हम लोग जो है, लोग राइडिंग गियर कोई भी ले लेंगे, लेकिन बूट्स तो हैंडले का ही लेंगे, ये आई विल मेक श्योर। क्योंकि देखो हर तरह का प्रोडक्ट्स भी मिल जाएगा, सपोर्ट मिलेगा, सर्विस मिलेगा, टेस्टेड प्रोडक्ट मिलेगा, उससे ज्यादा लोगों को चाहिए क्या? सो आई थिंक वी विल बी लीडिंग दैट इंडस्ट्री ऑफ बूट्स। जैसे कभी कोलगेट टूथपेस्ट के मार्केट को लीड करता था, बिल्कुल उसी ट्रैक पे जा रहे हैं। बिल्कुल, राइडिंग बूट लोग नहीं बोलेंगे, लोग बोलेंगे हैंडले ले लेते हैं, हैंडले ले लेते हैं। अच्छा, अब ये सब हो गया बुल्लू भाई, अब ये बताइए कि ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो नया रंग रूप आ रहा है, उसमें आपको क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है? ईवी वर्सेस आइस, या इंटरनेशनल ईवी वर्सेस इंडियन ईवी वर्सेस आइस, उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो अंशुमान भाई, ऐसा है कि आइस की जो आइस एंजॉय करता है, जो इंजन्स को, वो उसको एंजॉय करेगा। और कुछ लोग मेरे जैसा हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ ट्राई करना चाहते हैं, इसीलिए तो हम यहीं पे हैं। तो मुझे हमेशा लगता है कि लाइफ में हर चीज़ ट्राई करना जरूरी है। हाँ, ट्राई किए, फिर लगा कि नहीं यार ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा चीज़ आपके लिए। सो आई टोटली एंजॉय ईवीज। तो मेरा स्विच जो है ईवीज की तरफ, आज के डेट में अगर कोई प्रीमियम भी ईवी इंडिया में लॉन्च हुआ, आई विल बाय इट। 20 लाख हो, 30 लाख हो, जो भी हो, अगर प्रीमियम लॉन्च हुआ है, कोई इंडियन ब्रांड बना रहा है, कुछ कर रहा है, आई विल बाय इट। तो मुझे वो स्विच अच्छा लगता है। बाकी देखो, मुझे लग रहा है कि ईवीज आर मोर ऑफ एक्सपीरियंसेस, अनलेस एंड अनटिल यू एंजॉय देम। आप जब तक ट्राई नहीं करते यू विल नॉट अंडरस्टैंड देम। इसलिए बहुत सारे लोग नेगेटिव होते हैं कि यार नहीं, ईवी में ये फील नहीं है, सोल नहीं है। इट्स नॉट ट्रू, नॉट ऑलवेज ट्रू। मुझे लगता है कि ट्राई करके कुछ दिन यूज़ करने के बाद ही आपको फील आएगा। तो मैंने तो कार बाइक सब ईवी में ही चला है, अच्छा लगता है। बाकी अगर ब्रांड्स की बात करेंगे, मुझे लग रहा है कि कार्स बहुत अच्छा इवॉल्व हुए हैं। अब बाइक्स में अभी भी बहुत स्कोप है, बहुत सारे ब्रांड इतना ज़्यादा पुश नहीं कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे जैसे अल्ट्रावायलेट बहुत अच्छा कर रहा है बाइक्स में। वो लोग अभी इनफैक्ट एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, बहुत सारे अलग कंट्री में भी अल्ट्रावायलेट बिक रहा है। सो दे आर डूइंग ए गुड जॉब, बट स्टिल दे हैव ए लॉन्ग वे टू गो। क्या इसका रीजन क्या पता है? ईवीज की ना सबसे बड़ा डिपेंडेंस होता है चार्जर के ऊपर। एंड अभी तक हमारे कंट्री में एक्चुअली कार के लिए बहुत चार्जर्स बन चुके हैं। जैसा अभी मैंने नॉर्थ ईस्ट पूरा यहाँ से गया, एक पार्ट मतलब साउथ से ही पूरा नॉर्थ ईस्ट पार्ट में चला के गया, सो आई डिडंट हैव मेजर इश्यूज, कोई वो थोड़ा सेट है। बट बाइक्स का मुझे लग रहा है अभी तक जो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बना नहीं है। सो बाइक्स मुझे लग रहा है कि और 3, 4, 5 साल लगेगा। अगर तब तक ईवीज अच्छे बिजनेस बनाए तो हो सकता है, बट दैट्स द थिंग। बट गोइंग फॉरवर्ड अगर आप देखोगे अभी जैसे ये फ्लेक्स फ्यूल और ये सब जो E30, E85, E20 क्या क्या जो चल रहा है, इस चक्कर पे क्या होगा ना, बहुत सारे लोगों को थोड़ा खटकेगा। क्योंकि क्या होता है, देखिए फ्यूल, आपकी बाइक एक पर्टिकुलर फ्यूल रेशियो के लिए आपका जो है कंपैटिबल है, उसके ऊपर अगर आप डाल रहे हो तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो डैमेज लेगा इंजन। तो उसमें भी कुछ लोगों को लगेगा कि भाई क्या हमें स्विच करना चाहिए, ये भी हो सकता है। बुल्लू भाई, E85 लॉन्च हो गया है मुंबई में, राइट? क्या लग रहा है अब क्या होने वाला है? धीरे धीरे हर जगह आएगा। सब लोग देखो ऐसा ही है, फ्लेक्स फ्यूल ये सब के लिए भी बहुत सारे लोग जो है स्विच मारेंगे कि ईवी को कुछ लोग जाएंगे। अब देखो ऐसी चीज़ है कि अंशुमान भाई, अब जब गवर्नमेंट कुछ रूल बना देंगे, हम जितना आवाज़ देंगे, जो भी करेंगे, जब वो सोच रहे हैं करेंगे। बट मेरा एक तो ओपिनियन है इसके बारे में कि आप ये चीज़ें ना ऑप्शनल दो, एटलीस्ट फॉर कपल ऑफ ईयर्स, कि आप क्या करो फ्यूल पंप में ना जो 2-2 टंकी होता है, मतलब वो
फ्यूल रिफ्यूल का रहता है, बिल्कुल। उसमें एक में E20 दे दिए, एक में जो थोड़ा नॉर्मल दो। अगर ये बढ़ता रहता है तो थोड़ा सा वो लोगों को थोड़ा स्पेस मिलेगा, क्योंकि देखो सिंपल क्वेश्चन का आंसर अगर हम पूछेंगे कि जिसके पास गाड़ी है अब वो क्या करेगा, है ना, कोई चॉइस भी तो मिलना चाहिए कि थोड़ा टाइम तो चाहिए कि स्विच होने के लिए। ये थोड़ा बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है। आई थिंक उससे गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं अगर देखोगे ईवीज को भी बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है, क्योंकि अभी देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत पैसा खर्च हो रहा है। मैं अभी इस बार गया तो हर पेट्रोल पंप में, मतलब टेक्निकली अब देखोगे जितने सारे भारत पेट्रोलियम की टैंक है, मतलब पेट्रोल पंप है, वो सब जगह पे ईवी का लग चुका है। अच्छा। लेकिन बहुत जगह पे चालू नहीं हुआ है, बट लग चुका है। तो खर्चा तो बहुत हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, गवर्नमेंट पुश कर रहा है ईवीज के लिए। अब लोग धीरे धीरे स्विच भी हो रहे हैं। जैसे आज मैंने सरप्राइजिंगली देखा कि मैंने ईवी आके पार्क किया, आपके अंदर गया और देखो 4 गाड़ियां ऑलरेडी ईवी में है। सफारी, XCV 9e, फिर 2 9s। हाँ। महिंद्रा भी मतलब डोमिनेट कर रहा है, जो लग रहा है कि हाँ ये 3 गाड़ियां। लगता आपने रिसेंट सेल का रिपोर्ट देखा नहीं क्या? XCV 9s इज लीडिंग। हाँ, पहले विंडसर था आई थिंक सबसे ज्यादा, अभी ये ज्यादा चल रहा है क्योंकि 7 सीटर में पहला है। हाँ। बिल्कुल सही। लेकिन पॉइंट वही है कि हम अपने आसपास भी देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो ईवी पे स्विच कर रहे हैं। तो मेरा ईवी पे स्विच करना कोई मजबूरी नहीं है, तो मैं बिकॉज आई वांटेड टू अडॉप्ट न्यू थिंग्स, तो इसलिए मुझे लगा कि यार एक लाइफ वो भी जीते हैं, इसलिए हमने नया चैनल भी शुरू कर लिया, ईवी एक्सक्लूसिव। अब क्या हो रहा है उस चैनल पे ना ईवी वाले ही है, क्योंकि मैंने बोला था कि ईवी एक थॉट प्रोसेस है। आपको अगर लगेगा कि भाई मुझे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, मुझे देखना चाहिए, क्यूरियोसिटी है कि कुछ नया करने के लिए, फिर आपको अच्छा लगेगा। और आप अगर ऐसे देखो नहीं यार इसमें साउंड नहीं होता है, ये नहीं होता है, एग्जॉस्ट फ्यूम नहीं निकलता है, ये सब सोचोगे फिर तो नहीं हो पाएगा। तो ये कहानी है। आई थिंक इट्स एन इवोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, एडॉप्शन की वेव आ चुकी है। बिल्कुल। और आई एम श्योर जहाँ ये फ्यूल के ऑप्शंस आ रहे हैं, हाँ, कई लोग ईवी में चले जाएंगे। अभी देखो अभी डीजल का भी ये लोग सोच रहे हैं लाने के लिए। भाई डीजल लाने के बाद तो खत्म कहानी। हाँ, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी क्या है, डीजल थोड़ा सोच रहे थे कि यार सस्ता है, ये है वो है। अच्छा एक चीज और है, आप लोगों ने जब भी ये E20 या जो भी लॉन्च किया उसका बेनिफिट पास नहीं किया इन्होंने, थोड़ा कस्टमर पे भी बेनिफिट पास कर लेते। देखो आप क्या करोगे, अगर मान लो शुरू में ही आपने किया वहाँ पे 20 30 40 रुपए कम कर दिए, फिर लोगों को लगे यार ठीक है इंजन तो डैमेज होगा, कुछ पैसे यहाँ से तो फंस जाएगा। भाई देखो इंसान हमेशा अपना फायदा सोचता है ना, कि कहीं से तो गेन कर लूं तो कहीं रिपेयर का कॉस्ट वहां से निकाल लेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। एक कॉन्सेप्ट होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इंसेंटिवाइजेशन। हाँ बिल्कुल, वो इंसेंटिव नहीं दिए। बिल्कुल, अगर वो इंसेंटिव किसी को फ्यूचर से ज्यादा भारी नहीं लगेगा, राइट, तो वो अडॉप्शन की वेव नहीं आएगी। अब क्या होता है ना, देखो अभी आपने अगर वो पैसा नहीं दिया, लोग तो भाई वही कहानी समझेंगे कि भाई तुमने तो अपना पॉकेट गरम किया। अब आप ये बताओ कि E20 से E85 का जो कॉन्सेप्ट आया है, उसमें खाली 20 रुपए कम हुए। वही तो बात है। तो देखो वो तो ऐसे क्या कि थोड़ा डंडा कम पड़ेगा, कुछ तो कर लेते हैं, लेकिन स्कोप तो है कि आप थोड़ा सा बेनिफिट जो है सिटीजन को पास करो। तो लोग खुद से ऑप्शनल लेके वही डालेंगे। अरे अंशुमन भाई वो छोड़ो, आप इंडियन जो लोग है ना जो कम्यूट करते हैं, आप 2 पंप लगाओ, एक में 20 रुपए कम दो और लिख दो कि भाई इसमें गाड़ी डैमेज होने का चांसेस है और इसमें आपको 20 रुपया ज्यादा है। आप देखो लोग बोलेंगे डैमेज तो एक बार कभी होगा, लॉन्ग टर्म में रोज का खर्चा तो कम होगा, वही डालेंगे। बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन लोगों को देना चाहिए कि वो खुद सिलेक्ट करे। आप जबरदस्ती करना थोड़ा सा ये, और इतना कम टाइम में यार डिफिकल्ट है। सो मैं जाऊंगा प्लग इन हाइब्रिड पे। तो आजकल आता है कि आप चार्ज भी करो और पेट्रोल में भी चलेगा, वो रहेगा नेक्स्ट। आई थिंक उसका फ्यूचर है। उसमें क्या है ना, क्योंकि आपको रेंज एंजाइटी नहीं रहेगा कि ऑलरेडी एक पेट्रोल इंजन भी रहेगा, बैटरी भी रहेगा, तो दोनों के दोनों यूज हो गया। क्योंकि सिटी में आई डोंट वांट टू ड्राइव ए आइस कार। उसका रीजन है कि पोल्यूशन भी ज्यादा होता है और वो कंजप्शन भी ज्यादा होता है, वेयर एंड टियर ज्यादा होता है, वो स्मूथनेस भी नहीं आता है। तो ये है गान। अच्छा, अभी जब हम बात करते हैं इन गाड़ियों की, तो आपके लिए सबसे पसंदीदा गाड़ी शहर के अंदर घुमाने फिराने के लिए वो कौन सी बाइक है? बाइक पे तो अल्ट्रावायलेट ही है डेफिनेटली, क्योंकि ईवीज क्या है ना, सिटी में जो छोटे छोटे गैप्स मिलता है उसको फिल करने के लिए ईवी ही कर पाएगा। बाकी गाड़ी में फिर गियर डालो, ये करो, वहाँ पहुंचते तो सीन करके पहुंच जाता है। तो वो है, और वेयर एंड टियर नहीं होता है गाड़ियों में। लॉन्ग ट्रिप्स, रोड ट्रिप्स के लिए, लॉन्ग ट्रिप के लिए एडवेंचर बाइक्स, ईवी बिल्कुल नहीं। बहुत हेडेक है बाइक्स में, बहुत हेडेक है, क्योंकि देखो आप ज्यादा पावर कैरी नहीं कर पा रहे हो, और बाइक्स में अभी तक वो फास्ट चार्ज कॉन्सेप्ट आया नहीं है। इसलिए ये गाड़ी अभी क्या है, कार हमारा 20-30 मिनट की चार्ज में वो 200 किलोमीटर चला जाएगा।
अल्ट्रा वायलेट को 20-30 मिनट अगर मैं चार्ज करूंगा वो 5 किलोमीटर जाएगा। मतलब डिफरेंस इतना है तो कोई पॉइंट नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो सारा जर्नी राइडिंग का एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। बिल्कुल, सी राइड का एक्सपीरियंस तभी होगा जब आप किलोमीटर ज़्यादा डिलीवर कर पाओगे, चार्जिंग टाइम कम कर पाओगे, तभी ये बनेगा प्रैक्टिकल। अच्छा बोलू भाई, ये जब हम बात करते हैं आजकल के डिफरेंट ट्रेंड्स आ रहे हैं, कितने ही यंगस्टर्स वो ट्रेंड्स अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर कितनी ही केसेस होते हैं, घटनाएं होती हैं, उसमें ये चीज़ को कैसे बदला जा सकता है? कहाँ, बिकॉज यू हैव बीन लाइक अ वेटरन इन दिस इंडस्ट्री, आप बहुत मैच्योर तरीके से इसको देखते हो, राइट। सो कितने ही हादसे होते हैं, चाहे वो रेसिंग है, तो वो उसको कैसे देखो अर्जुन भाई, ये ना कहीं डिपेंड करता है कि आप आपके लाइफ में किसको फॉलो करते हो। तो जो यंगस्टर्स है, मुझे हमेशा ये बोलना पड़ेगा कि आप किससे अपना इंस्पिरेशन लेते हो, ये बहुत मैटर करता है। अगर आपने इंस्पिरेशन वैसे ही लोगों से लिया है जो मतलब हमेशा रोडवेज पे रेस करेंगे, व्हीलीज करेंगे, बिना राइडिंग गियर का चलाएंगे, फिर यार आप वहीं पे जाओगे, मतलब कुछ कर नहीं सकते। सो यू हैव टू सिलेक्ट योर लीडर्स केयरफुली। तो वो है। अच्छा, कोई ऐसा ट्रेंड है जो आप फ्यूचर में देखना चाहेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में या इस पूरी कम्युनिटी में, जो आप चाहते हैं कि वो इंडिया में डेवलप हो? एक ऐसा ट्रेंड, चाहे वो बाइकिंग कल्चर हो, चाहे वो बाइकिंग इवेंट्स हो, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये फ्यूचर बहुत ज़रूरी है राइडिंग फ्रेटर्निटी के लिए, बाइकिंग फ्रेटर्निटी? देखो ऑनेस्टली बताओ, हमारे कंट्री में अगर बाइकिंग को लेकर कुछ इंप्रूव होना चाहिए, वो सर्विस क्वालिटी। अभी तक सारे जितने भी ब्रांड्स है, कोई भी इतना सर्विस मैच नहीं कर पा रहे सब। मैं वो बोला ना कि हैर्ले और ये सब कंपनियों में डिफरेंस क्या है कि हमारा रिलेशनशिप शुरू होता है आफ्टर समवन बिकम्स अवर कस्टमर। बट अलग सारे ब्रांड्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि कस्टमर जब तक खरीदा नहीं, आप देखोगे सेल्स बंद है, उसके पीछे लग के उसको सब मतलब पूरा भगवान करके रखेंगे। बिल्कुल। जैसे सेल हो जाता है उसके बाद उसी आदमी को कॉल करो, बोलेगा सर उसके लिए तो आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। तो पॉइंट हुआ है, आपको जाना है बट उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, वो आपको बिल्कुल साथ नहीं देगा। फिर सर्विस सेंटर जाओगे, बोलेंगे सर ये करना है वो करना है, ऐसे ये थोड़ा प्रॉब्लम है। तो मुझे लग रहा है सर्विस इंडस्ट्री थोड़ा इम्प्रूव होना और जरूरी है। आई थिंक सर्विस इंडस्ट्री की डिलीवरी, सर्विस इंडस्ट्री का कनेक्टिंग पॉइंट, जैसे आपने बोला कि मैंने अपने अपने सेल्स मैनेजर को कॉल किया, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उस सर्विस मैनेजर से कनेक्ट कराए या आपको सही रास्ता दिखाए, इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि आप जाके आप उससे बात करो, उससे बात करो और देख लो अपना, समझ लो अपना। वही है बात। बोलू भाई, अब हम पहुंचने वाले हैं तेज आग के दौर में। तेज आग? रैपिड फायर। अच्छा, रैपिड फायर, बिल्कुल। सो शुरुआत करते हैं, बाइक या कार? इसमें कोई पूछने वाली बात है? बाइक ऑफ कोर्स। आइस या ईवी? उस हिसाब से अगर एक चॉइस करना है तो फिर आइस। माउंटेन ट्रिप या फिर कोस्टल ट्रिप? ऑफ कोर्स माउंटेन। सनराइज या सनसेट? सनराइज। टी पर्सन और कॉफी पर्सन? बोथ नहीं है कुछ। क्या है आपके? हाँ, कुछ भी नहीं है इसमें। टी कॉफी कुछ नहीं, बियर ही चलता है। नहीं, वो भी नहीं चलता। कॉफी पी लेंगे चलो। आइस में पेट्रोल या डीजल? आइस में पेट्रोल और डीजल। कार की बात है तो मुझे डीजल पसंद है। बिल्कुल। मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक? ऑटोमेटिक यार, कौन हो मैनुअल? मतलब मैनुअल के जमाने चले गए। बिल्कुल। यूट्यूब या इंस्टाग्राम? मुझे यूट्यूब अच्छा लगता है। इंस्टाग्राम आज का ट्रेंड है भाई। आई नो बट आई लाइक यूट्यूब। कंटेंट क्रिएटर या फिर नए नवेले एंटरप्रेन्योर? आई थिंक कंटेंट क्रिएटर। स्टिल अ कंटेंट क्रिएटर। बिल्कुल। क्या बिलीव करते हैं, लक, डेस्टिनी या कर्मा में? कर्मा में तो डेफिनेटली बिलीव करता हूँ। ये तो पूरे इस पॉडकास्ट में लिखित है कि कर्मा आपके लिए मैटर करता है। बिल्कुल मैटर करता है। जो आप जैसे करोगे वैसे फरोगे। हार्ड वर्क का सब्स्टिट्यूट क्या है आपके लिए? आई डोंट थिंक हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट है। हार्ड वर्क मैटर्स डेफिनेटली। वन बाइक ब्रांड फॉर एवर तो होंडा। और कार में कौन सी आपकी पसंदीदा ब्रांड? कार का तो बहुत सारा ब्रांड्स एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट आई थिंक इफ वी गो विथ रिलायबिलिटी देन टोयोटा। आपके दोस्त आपको किस नाम से बुलाते हैं जो कोई नहीं जानता? ऐसा तो कुछ है, ऐसा कुछ बुल्लू ही बुलाते हैं। और कैसे आप अपने आप को जानो, मतलब आगे अगर 10 साल बाद कोई आपको बुलाएगा या जानना चाहेगा, आप क्या चाहते हैं कि आपको वो कैसे जाने या पहचाने? 10 साल के बाद 10 साल के बाद क्या, ये कोई आंसर तो मेरे पास नहीं है। थोड़ा ज्यादा ही हो गया।
इसका कुछ आंसर नहीं है, जो लोगों को जो है भाई आराम से जो बुलाना है बुलाओ। पैशन कितना मैटर करता है आपके लिए? पैशन बहुत मैटर करता है, बट जीने के लिए पैशन मैटर नहीं करता है। जीने के लिए वो करो जो आपको मतलब जो आपको एक जीना दे सकता है। तो अभी हमने बात कर ली पैशन की, हमने बात कर ली कर्मा की, और हमने बात कर ली हार्डवर्क की। इसको आप एक ऑर्डर में लगा के बता दीजिए कि क्या आपके लिए टॉप पे रहेगा, क्या सेकंड पे और क्या थर्ड पे? हार्डवर्क सबसे ऊपर रहेगा। आज भी हार्डवर्क है? बिल्कुल नहीं, देखो हार्डवर्क का मतलब नहीं कि ओनली हार्डवर्क, हाँ, बट आई डोंट थिंक कि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट है सच में। सब्स्टिट्यूट नहीं है, बिल्कुल सही। क्योंकि देखो लोगों को लगता है कि हार्डवर्क का अलग क्या हो सकता है, कि लोगों को लगता है इजी। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग इजी। So I would like to end this show. Every journey has a trail of stories. Every story has a potential to be a book. Today at Safarnama, we close this session with Bulu, our very first, and definitely it's not going to be the last.